अध्याय 401। 401 मुझे मेरा जीवन वापस दे दो। एक नैना शर्मा के धक्का देने से आर्यन सिंघानिया कुछ कदम लड़खड़ा गए, फिर मुश्किल से खड़े हो पाए। नैना शर्मा के शब्द एक एक करके उसके कानों में घुस गए। उसे ऐसा लगा जैसे उसके दिल में बेरहमी से बारीक घनी सुइयां चुभ रही हों। इतना दर्द हुआ कि उसका चेहरा थोड़ा पीला पड़ गया। उसे नैना शर्मा की बातों से दुख नहीं हुआ, लेकिन इस समय उसे नैना शर्मा के दर्द से दुख हुआ। लेकिन चाहे उसे कितना भी दर्द क्यों न हो, उस समय उसे अपने फैसले पर कोई अफसोस नहीं हुआ। उसने उसे ये सब फिर से करने का मौका दिया और उसका फैसला अभी भी बच्चा नहीं, सिर्फ उसे ही चाहिए था। आर्यन सिंघानिया ने अपनी आंखें नीची की और गहरी सांस ली। उसने एक एक शब्द कहा, नैना, मुझे इसका कोई अफसोस नहीं है। पछतावा मत करो। हाँ, उसे अफसोस कैसे हो सकता है? उसका बच्चा चला गया था और उसने भविष्य की सभी परेशानियों से पूरी तरह छुटकारा पा लिया था। अब उसके पास शुरू करने का समय भी नहीं था, तो वह अफसोस या डर कैसे सकता था? वह सच में दिन में सपने देख रही थी। नैना शर्मा अचानक हंस पड़ी। पहले तो उनकी आवाज़ बहुत धीमी थी, फिर धीरे धीरे उनकी हंसी तेज होती गई। आखिर में ये लगभग तेज हंसी थी। तो अब तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मुझ पर हंसने के लिए, या तुम ये देखने का इंतज़ार कर रहे हो कि मैं कब मरती हूँ? नैना शर्मा हंस पड़ी और उनके आंसू की दो लाइनें बह निकलीं। उन्होंने अपना हाथ उठाया और उन्हें पोंछ लिया। उनकी काली आंखें अब भी उसे घूर रही थीं, जैसे वह उसके आर पार झांकने वाली हों। चिंता मत करो, तुम्हें जो चाहिए वो जल्द ही मिल जाएगा। मैं अपने बच्चे को अकेला नहीं छोड़ सकती। ये बहुत अकेलापन है। मैं जाकर उसके साथ चलूंगी। मैं जाकर अभी उसके साथ चलूंगी। नैना शर्मा ने मन ही मन कहा और अचानक दाएं बाएं देखने लगी। उसे टेबल के दूसरी तरफ फ्रूट प्लेट के पास एक फ्रूट नाइफ दिखा। उसकी आंखों में पक्का इरादा चमक उठा। जैसे ही उसके पैर जमीन पर पड़े, वह वहां झपट पड़ी। आर्यन सिंघानिया को एहसास हुआ कि वह क्या करने वाली है, और इससे पहले कि वह ऐसा कर पाती, उसने टेबल को लात मारकर हटा दिया। फिर उसने अपना लंबा हाथ बढ़ाकर नैना शर्मा की कमर में लपेट लिया। उसने उसे अपनी बाहों में लिया और अपने सामने जोर से दबा लिया। उसकी आवाज़ उसके सिर के ऊपर से सुनाई दी, जिसमें गहरा गुस्सा था। नैना शर्मा, क्या तुम अभी भी पागल हो रही हो? वह हैरान और डरा हुआ था। उसने उसे जिंदा रखने और उसे अपनी मौत न चाहने देने के लिए बहुत कुछ किया था। अब जब बच्चा चला गया है तो उसे अपना ख्याल रखना चाहिए। जब उसका शरीर ठीक हो जाएगा तभी उसकी ब्रेन सर्जरी हो सकेगी और उसके सिर से खून का थक्का हटाया जा सकेगा। नैना शर्मा आर्यन सिंघानिया की बाहों में तड़प रही थी। उसका शरीर साफ तौर पर कमज़ोर था, लेकिन इस समय उसकी ताकत कमाल की थी। आर्यन सिंघानिया उसे और भी कसकर पकड़ सकता था। नैना शर्मा, तुम्हें बस एक बच्चा चाहिए। हम, रिया, भविष्य में बच्चे पैदा करेंगे। भविष्य में बच्चे होंगे, ईशा। ये कुछ शब्द धीरे धीरे नैना शर्मा के कानों में पड़े। उसका संघर्ष करना एक पल के लिए रुका, फिर उसने और भी ज्यादा संघर्ष किया। आर्यन सिंघानिया बेरहम था और वह सच में आज़ाद हो गई। हालांकि इस समय उसमें भी ज्यादा ताकत नहीं थी। वह 2 कदम पीछे हटी और हाँफते हुए बिस्तर पर गिर पड़ी। जब वह हौंफ रही थी तो वह जोर से हंसने से खुद को रोक नहीं पाई, जैसे उसने जो कहा वह दुनिया का सबसे बड़ा मजाक था। आर्यन सिंघानिया को भी पता था कि नैना शर्मा उसकी अचानक कही बातों पर यकीन नहीं करेगी, लेकिन फिर भी उसने बात जारी रखने की कोशिश की। नैना, तुम्हारे सिर में ब्लड क्लॉट है। तुम्हारी हालत बहुत सीरियस है, इसलिए तुम्हारा ऑपरेशन होना चाहिए। इस बच्चे को पहले तो रखा नहीं जा सकता। अब जब वह चला गया है तो शायद यह अच्छी बात होगी। अगर तुम्हें बच्चा चाहिए तो सर्जरी से ठीक होने के बाद हम जितने चाहो उतने बच्चे करेंगे, ठीक है? अध्याय 402। 402 मुझे मेरा जीवन वापस दे दो। जब आर्यन सिंघानिया ने ब्लड क्लॉट का जिक्र किया तो नैना शर्मा एक पल के लिए हैरान रह गईं। उन्हें नहीं लगा था कि आर्यन को पता चलेगा, लेकिन बस एक सेकंड में वह समझ गईं। उन्होंने पहले भी उसकी प्रेगनेंसी की जांच की थी, इसलिए उन्हें ब्लड क्लॉट के बारे में भी पता होना चाहिए था। बस अब जो शब्द वह कह रहा था उससे उसे और भी अजीब लग रहा था। खुद को बेगुनाह साबित करने के लिए वह असल में उसके सिर में खून के थक्के के बारे में बात कर रहा था। उसे उसकी जिंदगी का फैसला करने का क्या हक था? और रिया कितने बच्चे चाहती थी? बस कितने? वह सिर्फ यही चाहती थी, लेकिन उसने भविष्य में कोई परेशानी न हो, इस डर से इसे बेरहमी से छोड़ दिया था। कोई और कैसे हो सकता था? नैना शर्मा ने अपनी आंखें नीची की और फिर से हंसी। उसने अपनी आंखें ऊपर उठाईं। उसकी आंखों के नीचे का हिस्सा गहरा और गहरा था, बिना किसी लहर या भावना के। उसके होंठ हिले और उसने एक एक करके कहा, आर्यन सिंघानिया, इस बार तुम क्या करना चाहते हो? आर्यन सिंघानिया की काली आंखें सिकुड़ गईं और वह कुछ देर तक कुछ नहीं बोला। उसे कहना चाहिए कि उसने नैना शर्मा की अचानक कही बातों पर कोई रिएक्ट नहीं किया। नैना शर्मा का इमोशनल ब्रेकडाउन धीरे धीरे शांत हो गया, बस एक अजीब सी शांति रह गई। उसने कुछ सेकंड के लिए उसे देखा और आगे कहा, ओह, मुझे पता है।
क्या तुम ये कहना चाह रहे हो कि तुम मुझसे प्यार करते हो और मेरी मौत बर्दाश्त नहीं कर सकते, इसलिए तुम मेरा बच्चा अबॉर्ट करना चाहते हो और मुझे ऑपरेशन करवाना चाहते हो? नैना शर्मा की आवाज़ धीमी थी और असल में उसमें थोड़ी नरमी थी, लेकिन उसकी आंखें बहुत ठंडी थीं, मानो 1000 साल की बर्फ से बनी हो, जिससे लोगों के दिल जोर से कांपने लगते थे। आर्यन सिंघानिया का गला बहुत सूख गया था। उसने अनजाने में अपनी मुट्ठियां भींच लीं, गहरी सांस ली और कहा, नैना, ये सच है कि नैना चाहती है कि तुम अच्छे से जियो। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। हाँ, आर्यन सिंघानिया ने अभी बोलना खत्म ही किया था कि नैना शर्मा ने ताना मारा, तुम मुझे खोना नहीं चाहते। नैना शर्मा ने आर्यन सिंघानिया की बातें कई बार दोहराईं। धीरे धीरे उनकी आंखें बेकाबू होकर नम हो गईं। कितने अच्छे शब्द हैं। उसने कहा कि वह उसे खोना नहीं चाहता था। यह उससे कम नहीं था जब उसने फेरिस व्हील पर उससे कहा था कि वह उससे प्यार करता है। वह एक बार इतनी इमोशनल, इतनी खुश थी, जैसे दुनिया की सारी अच्छी चीज़ें उस पर आ गिरी हों। वह उसे स्वर्ग ले गया था और फिर अगले ही पल उसने बिना किसी हिचकिचाहट के उसे नरक में धकेल दिया और वह टुकड़ों में गिर गई। इस तरह का दर्द, जब वह अब इसके बारे में सोचती है तो अभी भी बहुत दिल दहला देने वाला और डरावना लगता है, लेकिन वह इसे दूसरी बार करना चाहता था। आर्यन सिंघानिया, क्या तुम्हें लगता है कि मैं अब भी तुम पर विश्वास करता हूँ? मेरा बच्चा तो पहले ही चला गया, क्या तुमने अभी तक काफ़ी बदला नहीं लिया? नैना शर्मा अब आर्यन सिंघानिया से प्रभावित नहीं होना चाहती थी, लेकिन जब उसने अपने बेचारे बच्चे के बारे में सोचा तो वह अपनी भावनाओं को बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर पाई। उसकी आवाज़ अचानक तेज हो गई और उसने दांत पीसते हुए आर्यन सिंघानिया को घूरा। आर्यन सिंघानिया, दफ़ा हो जाओ। मैं तुम्हें नहीं देखना चाहती। मैं तुम्हें इस जिंदगी में नहीं देखना चाहती। जब उसने उसे देखा तो उसे अपने बच्चे की याद आ गई। वह दिल दहला देने वाला सीन बार बार उसके दिमाग में घूम रहा था। उसकी आंखें लाल हो गई थीं। वह उससे नफरत करती थी, दिल से नफरत करती थी। अगर अब उसमें ताकत होती, अगर उसमें काफ़ी ताकत होती, तो वह सच में दौड़कर उससे लड़ती और अपने बच्चे का बदला लेती। नैना, नैना, नैना। आर्यन सिंघानिया अभी भी कुछ कहना चाहता था, लेकिन नैना शर्मा दर्द से कराह उठी। शायद वह बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी और उसका सिर दर्द फिर से शुरू हो गया, इसलिए वह शांत नहीं बैठ सकी और आगे की ओर गिर गई। अध्याय 403। 403 मुझे मेरा जीवन वापस दे दो 3। आर्यन सिंघानिया हैरान रह गया। उसने कुछ भी बोलने की जहमत नहीं उठाई और जल्दी से नैना शर्मा के गिरते शरीर को सहारा देने के लिए आगे बढ़ा। फिर उसने उसे सीधा उठाया, बिस्तर पर लिटाया और जल्दी से बेड बेल दबा दी। नैना शर्मा का सिर फट रहा था, फिर भी वह शांत नहीं हो पा रही थी। वह आर्यन सिंघानिया को धक्का देती रही और उसे दफा हो जाने के लिए कहती रही। डॉक्टर चोपड़ा और नर्स दौड़कर आए और नैना शर्मा की जांच करनी चाहिए, लेकिन उसने बिल्कुल भी सहयोग नहीं किया। वह बहुत परेशान थी, आर्यन सिंघानिया को घूर रही थी और चिल्ला रही थी। नर्स ने उसे पकड़कर शांत करने की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। ये देखकर डॉक्टर चोपड़ा चतुराई से आर्यन सिंघानिया से बस इतना ही कह पाए, बॉस सिंघानिया, आप पहले बाहर क्यों नहीं जाते? आर्यन सिंघानिया के हाथ, जो उसके शरीर के दोनों तरफ लटके हुए थे, धीरे धीरे कसकर भींच गए। उसने नैना शर्मा के चेहरे को देखा जो निराशा में था और उसकी आंखें दुख और दर्द से भरी थीं। उसकी हल्की लाल आंखों में धीरे धीरे एक आंसू जमा हुआ, लेकिन गिरने से पहले उसने उन्हें बंद कर लिया। आर्यन सिंघानिया ने कुछ नहीं कहा और जाने के लिए मुड़ गए। डॉक्टर चोपड़ा ने नैना शर्मा को ट्रैंक्विलाइजर का इंजेक्शन लगाया। नैना शर्मा धीरे धीरे शांत हुईं और फिर गहरी नींद में सो गईं। उन्होंने नर्स को वहीं रहने दिया और उनकी अच्छी तरह देखभाल करने को कहा। अगर उन्हें कुछ भी गड़बड़ होती तो उन्हें तुरंत बताया जाता। नर्स ने सिर हिलाया, हाँ डॉक्टर चोपड़ा। जब डॉक्टर चोपड़ा चले गए तब आर्यन सिंघानिया अभी तक नहीं गया था। वह खिड़की के पास खड़ा था, बिल्कुल भी हिल नहीं रहा था। उसका लंबा शरीर एक मूर्ति जैसा था। उसके सिर के ऊपर दीवार पर लगा लैंप एक तिरछी रोशनी में नीचे की ओर चमक रहा था, जिससे उसका प्रतिबिंब और लंबा हो रहा था, जो गहरी उदासी और अकेलेपन से भरा था। ये देखकर डॉक्टर चोपड़ा का दिल दुखने लगा। वह सिंघानिया परिवार के खास डॉक्टर थे और आर्यन सिंघानिया को कई सालों से जानते थे। वह हमेशा से मजबूत और अजेय रहे थे और कोई भी उन्हें हिला नहीं सकता था। हालांकि मिस शर्मा की वजह से परी ने उनकी लगभग सभी कमजोरियां सामने ला दीं। मिस शर्मा ने अपना बच्चा खो दिया था। वह दुखी थीं, लेकिन वह जानते थे कि आर्यन सिंघानिया उनसे 1000 गुना, 10,000 गुना ज्यादा दुखी थे। वह ऐसा नतीजा ढूंढने की कोशिश कर रहे थे जिससे दोनों पक्ष संतुष्ट हों, लेकिन किसने सोचा था कि नैना शर्मा खुद ही गिर जाएंगी और बच्चे को खो देंगी। ये तो कहा ही जा सकता है कि ईशा का खेल स्वर्ग द्वारा खेला जा रहा था। डॉक्टर चोपड़ा ने धीरे से आह भरी। वह एक पल के लिए झिझके, लेकिन फिर भी आगे बढ़ गए। वे दोनों कुछ देर तक चुपचाप खड़े रहे। आर्यन सिंघानिया ने अपने होंठ हिलाए और उसके गले से धीरे धीरे एक धीमी और भारी आवाज़ निकली। वह कैसी है? मैंने उसे ट्रैंक्विलाइजर दिया है और वह अब सो रही है।
मेरा असिस्टेंट उस पर नज़र रख रहा है, चिंता मत करो। हाँ डॉक्टर। चोपड़ा ने आर्यन सिंघानिया की ओर देखा और कहा, क्या तुम अंदर जाकर उसे देखना चाहते हो? आर्यन सिंघानिया ने अपनी आंखें नीची कर लीं और कड़वी मुस्कान के साथ कहा, कोई ज़रूरत नहीं है। मैं आखिरी इंसान हूं जिससे वह अभी मिलना चाहती है। मैं नहीं चाहता कि वह दुखी हो। वह आपके प्रयासों को समझेगी। क्या तुम समझ रहे हो? असल में अगर वह नहीं भी समझता तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता था। जब तक वह ठीक हो जाती, जब तक वह जिंदा रहती, वह जो चाहे कर सकता था। उसकी सर्जरी कब हो सकती है? डॉक्टर। चोपड़ा का चेहरा गंभीर हो गया। उन्होंने एक पल सोचा और कहा, मिस शर्मा के शरीर में पहले से ही दूसरे लक्षण दिख रहे हैं। उनकी बीमारी में अब और देर नहीं की जा सकती। बेशक, जितनी जल्दी हो सके उतना अच्छा है। ये तो बस एक मैफ्लाई है। डॉक्टर। चोपड़ा एक पल के लिए रुके और आर्यन सिंघानिया को बेबस होकर देखने लगे, फिर आगे बोले, मैंने पहले भी कहा है, सर्जरी के रिस्क पहले से कहीं ज्यादा हैं और परी को कुछ साइड इफेक्ट भी हो सकते हैं। अध्याय 404। 404 मुझे मेरा जीवन वापस दे दो। 4। आर्यन सिंघानिया की आंखों में अंधेरा छा गया और वह घूम गया। उसकी आंखें चील की तरह तेज थीं और वह डॉक्टर चोपड़ा को घूर रहा था। उसकी आवाज़ गहरी और बेरहम थी। इस बार मैं चाहता हूं कि कुछ भी गलत न हो। वह पहले ही अपना बच्चा खो चुका था। उसे नैना शर्मा को फिर से नहीं खोना था। चाहे कोई भी कीमत क्यों न चुकानी पड़े, वह चाहता था कि वह ठीक हो जाए। डॉक्टर चोपड़ा आर्यन सिंघानिया को देखकर हैरान रह गए और अपनी लार निगलने से खुद को रोक नहीं पाए। उन्होंने खुद को शांत करने के लिए एक गहरी सांस ली और फिर कहा, बॉस सिंघानिया, आपको पता होना चाहिए कि कोई भी चीज़ परफेक्ट सॉल्यूशन नहीं होती। मैं अपनी पूरी कोशिश ज़रूर करूंगा, लेकिन सर्जरी की सफलता खुद मिस शर्मा पर निर्भर करेगी। मिस शर्मा की मेंटल हालत उनके मिसकैरेज की वजह से बहुत अच्छी नहीं है। उनके मन में मौत के ख्याल भी आते हैं। अगर ऑपरेशन टेबल पर होने पर उनमें जीने की इच्छा नहीं है, तो अगर कुछ गलत हुआ तो उनके लिए मुश्किल में पड़ना बहुत आसान होगा। इसलिए बॉस सिंघानिया, प्लीज़ कोई ऐसा तरीका सोचिए जिससे मिस शर्मा के मन में जीने का ख्याल आए। योजक चिन्ह। नैना शर्मा कुछ दिनों तक उलझन में और बेहोश रहीं, फिर आखिरकार उन्हें होश आया। जब नज़ ने उसे आंखें खोलते देखा तो उसे राहत मिली। वह मुस्कुराई और बोली, मिस शर्मा, आप आखिरकार जाग गईं। शायद ऐसा इसलिए था क्योंकि वह बहुत देर तक सोई हुई थी, लेकिन उसका दिमाग अभी भी उलझन में था। उसने अनजाने में कुछ बार पलकें झपकाईं और उसकी आंखें धीरे धीरे साफ हो गईं। फिर अनजाने में उसका हाथ उसके पेट के निचले हिस्से को छू गया। जब नज़ ने उसकी यह हरकत देखी तो उसे दया आ गई। उसने अपनी दुख भरी कहानी बताने की हिम्मत नहीं की और बस ध्यान से कहा, मिस शर्मा, आप बहुत देर से सो रही हैं। क्या आपको भूख लगी है? क्या आपको कुछ पीने या खाने की ज़रूरत है? ऐसा लग रहा था जैसे नैना शर्मा ने उसे बोलते हुए सुना ही नहीं। उसका हाथ धीरे धीरे उसके पेट को सहला रहा था, जैसे उसका बच्चा अभी भी वहीं हो। नर्स के पास कहने के अलावा कोई चारा नहीं था, मिस शर्मा, मेरी संवेदनाएं। बच्चा चला गया, लेकिन आप अभी भी जिंदा हैं। आपको अपनी सेहत का ध्यान रखना होगा। नैना शर्मा अभी भी कुछ नहीं बोलीं। उनकी आंखों में कोई उतार चढ़ाव नहीं था, जैसे उन्होंने खुद को अपनी ही दुनिया में बंद कर लिया हो। उन्हें कुछ सुनाई नहीं दे रहा था और कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा था। नज़ उसे मना नहीं पाए और बेबस होकर आह भरने लगी। उसने सोचा कि शायद उसे बहुत ज़्यादा तकलीफ हो गई है और उसे ठीक होने के लिए कुछ समय चाहिए। वह पहले उसके ठीक होने का इंतज़ार करेगी। किसे पता था कि यह इंतज़ार। नज़ ने पूरे दिन और रात इंतज़ार किया। नैना शर्मा ने अभी भी न तो खाया, न पिया और न ही सोया। वह चुपचाप बैठी रही। हालांकि उसने पहले भी खाने से मना किया था, उस समय वह अभी भी गुस्से में थी, जबकि अब उसने पूरी तरह हार मान ली थी। नज़ जानती थी कि यह बुरा है। ऐसा लग रहा था कि उसे डिप्रेशन होने वाला है। जैसे ही यह बात उसके दिमाग में आई, नज़ का दिल ठंडा पड़ गया। उसने तुरंत डॉक्टर चोपड़ा को स्थिति के बारे में बताया। डॉक्टर ने आर्यन सिंघानिया को बुलाया और वह रातों रात वहां पहुंच गईं। जब आर्यन सिंघानिया ने वार्ड का दरवाज़ा खोला तो नज़ नैना शर्मा को पानी पीने के लिए मनाने की पूरी कोशिश कर रही थी। नैना शर्मा ने बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं किया। उसने पानी अपने मुंह में डालने की कोशिश की, लेकिन उसने अपना मुंह बिल्कुल नहीं खोला। पानी उसकी ठुड्डी से बहकर उसकी छाती पर टपक गया, जिससे उसके कपड़े गीले हो गए। आर्यन सिंघानिया ने नैना शर्मा को बेजान देखा और उसका दिल दुखने लगा। लेकिन उससे भी ज्यादा एक अजीब सा डर था। उसने अचानक एक बड़ा कदम आगे बढ़ाया और नज़ के हाथ से पानी का गिलास छीन लिया। बिस्तर पर बैठने के बाद उसके दूसरे हाथ ने सीधे सो रही नैना शर्मा को ऊपर खींच लिया। उसकी बड़ी हथेली ने उसके सिर के पिछले हिस्से को पकड़ा। उसने ऊपर देखा और पानी का एक घूंट लिया, फिर उसके होंठ ढक दिए। जब दोनों होंठ छुए तो उसने साफ महसूस किया कि नैना शर्मा का शरीर सिकुड़ रहा है और विरोध कर रहा है। अध्याय 405। 405 मुझे मेरा जीवन वापस दे दो। 5। नैना शर्मा का अब भी उस पर रिएक्शन था।
इस बात से आर्यन सिंघानिया का दिल थोड़ा शांत हो गया। उसने नैना शर्मा को इससे बचने नहीं दिया। अपनी जीभ की नोक से उसके दांत खोले और पानी ऊपर कर दिया। नैना शर्मा खुद को छुड़ा नहीं पाए और उसे एक घूंट पानी पीना पड़ा। उसने अनजाने में उसे निगल लिया, दोनों हाथों से कोशिश की और आर्यन सिंघानिया को धक्का देकर दूर कर दिया। उसने एक शब्द भी नहीं कहा। उसने अपनी आंखें खोली और उसे घूरा। वह पतली हो गई थी और उसकी ठुड्डी ज्यादा नुकीली हो गई थी। उसके चेहरे पर कोई मांस नहीं था, जिससे उसकी आंखें बड़ी हो गई थीं। हालांकि उनमें कोई जान नहीं थी, जैसे धूल से सना हुआ मोती, ग्रे और धुंधला। आर्यन सिंघानिया ने अपने दिल का दर्द दबाते हुए उसकी तरफ देखा। उसने रूखेपन से कहा, अगर तुम नहीं चाहती कि मैं तुम्हें इसी तरह खिलाता रहूं, तो तुम खुद ही पी खा सकती हो। नहीं तो मुझे तुम्हारे लिए ये करने में कोई दिक्कत नहीं है। नैना शर्मा को अब बाहर की दुनिया से सच में कुछ भी महसूस नहीं हो रहा था। उसे भूख नहीं लग रही थी, नींद नहीं आ रही थी और कुछ भी महसूस नहीं हो रहा था। चारों तरफ शांति थी और सिर्फ आर्यन सिंघानिया ही आकर्षित हो रहा था। जैसे ही वह दिखाई दिया, उसकी दुनिया में फिर से हलचल मच गई। अपने बच्चे को खोने का दर्द एक लहर की तरह उसकी तरफ बढ़ा, जिससे उसका सुकून भंग हो गया और उसका गुस्सा और बढ़ गया। नैना शर्मा की छाती अचानक ऊपर नीचे होने लगी और उसकी आंखें धीरे धीरे लाल हो गईं। उसकी आवाज़ भारी हो गई थी और वह उस पर चिल्लाई, दफ़ा हो जाओ ईशा, दफ़ा हो जाओ। वह उसे देखना नहीं चाहती थी। जब उसने उसे देखा तो उसे बहुत दर्द हुआ और वह खुद को कंट्रोल नहीं कर पाए। आर्यन सिंघानिया के चेहरे पर कोई भाव नहीं बदला। उसने टेबल पर रखा खाना उठाया, प्लेट उठाई और नैना शर्मा के सामने रख दी। उसने उसकी तरफ देखा और कहा, खाना खा लो और फिर समय पर खाओ, सो जाओ, ठीक हो जाओ और ऑपरेशन करवा लो। अगर तुम बच गईं तो मैं तुम्हारे सामने नहीं आ पाऊंगा। जब उन्होंने आखिरी वाक्य कहा तो आर्यन सिंघानिया की आवाज़ अचानक भारी हो गई। उन्होंने अपने हाथ कसकर भींच लिए, लेकिन आखिर में उन्होंने अपना वाक्य एक एक शब्द पूरा किया। अब वह उससे और कुछ मांगने की हिम्मत नहीं कर रहा था, जब तक वह जीने को तैयार थी, अच्छे से जीने को तैयार थी। हाँ, नैना शर्मा ने मजाक उड़ाया, हाँ, अगर मैं बच गई तो ही तुम मुझसे बदला ले पाओगे और मुझे टॉर्चर करते रहोगे। लेकिन आर्यन सिंघानिया, इस बार अपनी इच्छा पूरी करने के बारे में सोचना भी मत। मैंने पहले भी कहा है, अगर मेरा बच्चा चला गया तो मैं अकेली नहीं रहूंगी। आर्यन सिंघानिया ने धीरे से अपनी आंखें बंद कर लीं। थोड़ी देर बाद उसने उन्हें फिर से खोला। उसकी आंखें ठंडी थीं और उसके होंठ सिकुड़े हुए थे, लेकिन उनमें कोई मुस्कान नहीं थी। उसकी आवाज़ ठंडी और डरावनी थी। क्योंकि तुम जानते हो कि मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा ताकि मैं तुमसे बदला लेता रहूं और तुम्हें टॉर्चर करता रहूं, तो क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुमसे थकने से पहले तुम्हें इतनी आसानी से मरने दूंगा? आर्यन सिंघानिया अचानक नीचे झुका और नैना शर्मा की ठुड्डी पर अपनी उंगलियों से दबाया, जिससे उसे अपना सिर ऊपर उठाना पड़ा। उसकी ठंडी आंखों ने उसकी काली आंखों में देखा और उसने एक एक करके कहा, अगर तुम मर गईं तो मैं तुम्हारे शर्मा परिवार, तुम्हारे शर्मा ग्रुप को तुम्हारे साथ गायब कर दूंगा। नैना शर्मा की आंखों की रोशनी जम गई और वह एक पल के लिए घबरा गई। लेकिन अगले ही पल वह पलक झपकते ही गायब हो गया। उसने अपने होंठ सिकुड़े और धीरे से हंसी। आर्यन सिंघानिया, तुम्हें क्या लगता है कि रिया अब भी मुझे धमका सकती है? अगर मैं मर भी गई तो मुझे कुछ पता नहीं चलेगा, तो मुझे इसकी क्या परवाह होगी? ज्यादा से ज्यादा जब मैं अपने मम्मी पापा से मिलूंगी तो उनसे सॉरी बोलूंगी। वे मुझसे बहुत प्यार करते हैं, वे इसके लिए मुझे दोष नहीं देंगे। आर्यन सिंघानिया, मैं सर्जरी नहीं करवाऊंगा। मैं चाहता हूं कि ब्लड क्लॉट मेरे दिमाग में ही रहे। अध्याय 406 मुझे मेरा जीवन वापस दे दो। 6 आर्यन सिंघानिया, मैं सर्जरी नहीं करवाऊंगा। मैं चाहता हूं कि ब्लड क्लॉट मेरे दिमाग में ही रहे। वह उसे भूलना चाहती थी। वह उसे पूरी तरह से भूलना चाहती थी। अगर अगला जन्म होता तो वह उससे दोबारा नहीं मिलना चाहती थी। वह उससे दोबारा नहीं मिलना चाहती थी। वह उससे दोबारा प्यार नहीं करना चाहती थी। नैना शर्मा की आंखों में पक्का इरादा और उसके शब्दों में बेरहमी एक ऐसे चाकू में बदल गई जो दिखाई नहीं देता और बेरहमी से आर्यन सिंघानिया के दिल में चुभ गया। आर्यन सिंघानिया वहीं जम गया, उसके शरीर का खून रुक गया सा लगा और उसका शरीर अचानक बहुत ठंडा हो गया। नैना शर्मा के सामने, उस औरत के सामने जिससे वह बहुत प्यार करता था, उसने अपना सबसे गुस्सैल और सबसे खतरनाक रूप दिखाया, बस उसे गुस्सा करने, ना चाहने, जीने की इच्छा रखने पर मजबूर करने के लिए। अगर वह जीती भी और उससे नफरत भी करती तो यह इस दुनिया से गायब होने से तो बेहतर ही था। लेकिन उसकी मोल भाव की चाल का नैना शर्मा पर कोई असर नहीं हुआ, जो मौत के मुंह में चली गई। धमकी मजाक बन गई और उसे मोल भाव की दूसरी चाल नहीं मिली। वह एक लाचार बच्चे की तरह था जो उसके जीने का कोई न कोई कारण ढूंढने की पूरी कोशिश कर रहा था, चाहे वह कोई भी वजह क्यों न हो। नैना शर्मा, तुम ऐसे ही मरोगी? क्या तुम तैयार हो? क्या तुम्हें यश गोयल पसंद नहीं है? तुम उसे ऐसे ही छोड़ दोगी? हाँ, मैं उसे पसंद करती हूँ, लेकिन मेरे दिल में वह एक बेहतर औरत का हकदार है।
उसे भविष्य में एक बेहतर औरत मिल जाएगी, इसलिए मैं बिना किसी चिंता के जा सकती हूँ। नैना शर्मा ने जोर से आर्यन सिंघानिया का हाथ छुड़ाया। उसने अपने होठों पर मुस्कान भी ला दी। आर्यन सिंघानिया, तुम उस इंसान को नहीं रोक सकते जो मौत पर तुला हो। मैं बस यही उम्मीद करती हूँ कि अगले जन्म में मैं तुम्हें फिर कभी न देखूं। प्यार और नफरत हमेशा एक पल में हो जाती थी। वह उससे उतनी ही नफरत करती थी जितनी कभी करती थी, लेकिन जिस इंसान से वह सबसे ज्यादा नफरत करती थी वह खुद वह था। वह खुद से इतनी जिद्दी होने के लिए नफरत करती थी, खुद से इतनी वहम में रहने के लिए नफरत करती थी, और खुद से इतनी घमंडी होने के लिए नफरत करती थी। उसे सच में लगा था कि जब तक वह आर्यन सिंघानिया को पटाने की कोशिश करती रहेगी और उसे बताती रहेगी कि वह उसे पसंद करती है और उससे प्यार करती है, तब तक वह उसकी भावनाओं को महसूस कर पाएगा और उससे प्रभावित हो जाएगा। उस समय दादाजी ने उसे आर्यन सिंघानिया से शादी करने के लिए मजबूर किया था। उसे उम्मीद की एक किरण कैसे नहीं दिखी। खून और आंसुओं के इस रास्ते पर वह असल में इसलिए तैयार थी क्योंकि वह तैयार थी। उसे उससे नफरत करने का कोई हक नहीं था। वह गलत नहीं था, बस वह उससे प्यार नहीं करता था। लेकिन उसके बच्चे ने कुछ भी गलत नहीं किया। गलती उसी की थी, वह जिद्दी थी। उसके बच्चे को सजा क्यों मिल रही थी? आर्यन सिंघानिया, दफा हो जाओ। नैना, दफा हो जाओ। नैना शर्मा की आंखों में आंसू भर आए। उसने हाथ उठाया, दरवाजे की तरफ इशारा किया और पूरी ताकत से चिल्लाई, मैं तुम्हें नहीं देखना चाहती, मैं तुम्हें नहीं देखना चाहती। नैना शर्मा के इमोशन अचानक फिर से टूट गए, जिससे उनके सिर में दर्द होने लगा। उन्होंने अपना सिर पकड़ लिया और दर्द से बिस्तर पर लौटने लगीं। आर्यन सिंघानिया आगे बढ़ना चाहते थे लेकिन नज़ ने उन्हें रोक दिया। बॉस सिंघानिया, आपको चले जाना चाहिए। मिस शर्मा को और मत उकसाओ। आर्यन सिंघानिया के कदम अचानक रुक गए और उनकी आंखों से आंसू बह निकले। नज़ नैना शर्मा को दिलासा देने के लिए आगे बढ़ी। नैना शर्मा उसकी बाहों में झुक गई और फूट फूट कर रोई। आर्यन सिंघानिया का शरीर अकड़ गया। वह धीरे धीरे मुड़ा और एक एक कदम करके वार्ड से बाहर चला गया। नैना शर्मा के रोने की आवाज़ उसे बेरहमी से लगी, जैसे कोई बड़ा हाथ उसके दिल को चीर रहा हो। उसने मुट्ठी बांधकर हाथ को दीवार पर दे मारा। ये पहली बार था जब उसने उसे इतना चिढ़ाया था। वह अपनी बच्ची ईशा की रक्षा नहीं कर सका और वह अपनी प्यारी पत्नी ईशा की भी रक्षा नहीं कर सका। काफ़ी देर बाद उसने अपना चेहरा अच्छी तरह पोंछा, अपना फ़ोन निकाला और कॉल किया। अध्याय 407 मुझे मेरा जीवन वापस दे दो 7। फ़ोन कुछ बार बजा, फिर दूसरी तरफ से फ़ोन उठा। फिर यश गोयल की साफ तौर पर हैरान आवाज़ सुनाई दी। नैना सिंघानिया, आर्यन सिंघानिया। दोनों भाइयों के बीच रिश्ता हमेशा से काफ़ी अच्छा रहा था, लेकिन बाद में नैना शर्मा की वजह से उनके बीच दूरियां आ गईं और वे लंबे समय तक संपर्क में नहीं रहे। उसे उम्मीद नहीं थी कि वह फ़ोन करेगा। यश गोयल एक पल के लिए रुके और जल्दी से जवाब दिया। उनकी आवाज़ ठंडी हो गई और उन्होंने पूछा, क्या बात है? उन्होंने नैना शर्मा की नाखुश शादी देखी थी और इसका मुख्य दोषी आर्यन सिंघानिया था। वह सच में उसके साथ पहले जैसा प्यार से पेश नहीं आ पा रहे थे। आर्यन सिंघानिया को यश गोयल का रवैया बुरा नहीं लगा। वह कुछ देर चुप रहा और फिर धीरे से अपना मुंह खोला। यश, मुझे तुमसे एक काम मांगना है। नैना शर्मा उस दिन बहुत देर तक रोती रहीं और शांत नहीं हो पाईं। आर्यन सिंघानिया दरवाजे के बाहर खड़े थे, दरवाजे से अलग, और अंदर से लगातार सिसकने की आवाज़ें सुन रहे थे। उनके हाथ जो बगल में लटके हुए थे कसकर भींचे हुए थे और उनकी आंखें गीली थीं। योजक चिन्ह। नैना शर्मा कुछ दिनों के लिए फिर से बेहोश हो गईं। वह बेहोश थीं, तभी उन्हें लगा कि कोई बिस्तर के पास आया और किनारे पर बैठ गया। फिर एक बड़े गर्म हाथ ने उनके हाथ को ढक लिया और धीरे धीरे उसे थाम लिया। नैना शर्मा की लंबी धुंधराले पलकें कांपने लगीं और उसकी चेतना अचानक आधी जाग गई। ये कौन था? फिर से आर्यन सिंघानिया। उसने अचानक अपनी आंखें खोलीं, ये देखने के लिए कि आर्यन सिंघानिया उसे धमका तो नहीं रहा या उसे बेवकूफ़ तो नहीं बना रहा। लेकिन उसे सिर्फ सफ़ेद रंग का एक बड़ा सा हिस्सा ही दिख रहा था। उसने अपनी आंखें पूरी तरह खोलने और अपनी नज़र को साफ करने की पूरी कोशिश की, लेकिन कितनी भी कोशिश करने के बाद भी उसकी नज़र धुंधली थी और उसे हर चीज़ की एक धुंधली सी आउटलाइन ही दिख रही थी। क्या वह फिर से नहीं देख सकती थी? नैना शर्मा के दिल में एक पल के लिए घबराहट हुई, लेकिन वह जल्दी ही शांत हो गई। उसे अपनी बीमारी की परवाह नहीं थी, तो उसे इस बात की क्या परवाह हो सकती थी कि वह देख सकती है या नहीं। अच्छा है कि वह उससे न मिले। इस तरह उसे आर्यन सिंघानिया को दोबारा नहीं देखना पड़ेगा और उसकी वजह से उसे दुख नहीं उठाना पड़ेगा। नैना शर्मा का हाथ हिला, वह अपना हाथ वापस खींचना चाहती थी, लेकिन अचानक एक जानी पहचानी आवाज़ उसके कान में पड़ी। नैना, तुम जाग गई हो। नैना शर्मा का हाथ जो पीछे हटना चाहता था अचानक रुक गया। उसने हैरानी से अपना सिर घुमाया और आवाज़ की तरफ देखा। हालांकि वह अपने सामने वाले व्यक्ति का चेहरा साफ नहीं देख पा रही थी और उसका अंदाज़ा भी लगभग वैसा ही था, फिर भी वह उसकी आवाज़ साफ पहचान सकती थी। लिंगलैन। यश।
यश गोयल ने नैना शर्मा का हाथ और भी कसकर पकड़ लिया। उसकी आवाज़ में दर्द और चिंता थी। नैना, क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था कि अपना अच्छे से ख्याल रखना? तुम इस हालत में कैसे पहुंच गईं? उस दिन जब से उसने नैना शर्मा को होटल वापस भेजा, तब से वह उससे कांटेक्ट नहीं कर पा रहा था। पहले तो उसने उसके फ़ोन पर कॉल किया, लेकिन उसने उठाया नहीं। बाद में वह उसके फ़ोन पर कांटेक्ट नहीं कर पाया और बाद में वह नंबर खाली हो गया। वह उसे ढूंढने के लिए होटल, शर्मा परिवार के बिजनेस, शर्मा के घर और आर्यन सिंघानिया के विला तक गया, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। उसने ये भी पता लगाने की कोशिश की कि वह कहाँ गई है, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। उसने कभी नहीं सोचा था कि जब वह दोबारा नैना शर्मा से मिलेगा तो वह इतनी थकी हारी और बिखरी हुई दिखेगी। उसका पूरा व्यक्तित्व एक मुरझाए हुए फूल जैसा था, जिसमें ज़रा भी जान नहीं थी और वह बेजान थी। नैना शर्मा ने ऐसे दिखाया जैसे उसने उसे सुना ही न हो और हैरानी से पूछा, यश, ईशा, तुम यहाँ क्यों हो? आर्यन सिंघानिया के अलावा जो साजिश कर रहा था, किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि वह यहाँ थी। ईशा। अध्याय 408। 408 मुझे मेरा जीवन लौटा दो। 8। यश गोयल के होंठ हल्के से कांप रहे थे। उनकी आवाज़ धीमी और नर्म थी। नैना, जो जानना चाहते हैं वे अपने आप जान जाएंगे। मैं तुम्हें जानता हूँ, ईशा। नैना शर्मा ने अपनी आंखें नीचे कर लीं और उनके होंठों के कोने थोड़े ऊपर उठ गए। इतने दिनों में ये पहली बार था जब वह मुस्कुराई थीं और उनका दिल गर्मजोशी से भर गया था। इस दुनिया में कम से कम उसका एक दोस्त तो था जो सच में उसकी परवाह करता था। यश, धन्यवाद। धन्यवाद, ईशा। यश गोयल ने नैना शर्मा के पीले चेहरे पर हल्की सी मुस्कान देखी। उनका दिल दुख गया। नैना शर्मा हमेशा उनके साथ विनम्र, दूर और विनम्र रहती थीं। हर बार जब उसने उसे अपनी भावनाओं पर काबू खोते देखा, चाहे वह खुशी हो या दुख, ये सब एक आदमी की वजह से था। उसे भरोसा था कि वह उसे खुशी दे सकता है और उसे जिंदगी भर खुश रख सकता है। लेकिन ईशा ने उसे कभी मौका नहीं दिया, इशारा भी नहीं किया। यश गोयल की आंखों में उदासी थी, लेकिन उन्होंने उसे जोर से दबा दिया। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसके पास अभी भी एक मौका था। क्या अब यह उसका मौका नहीं था? यश गोयल ने एक गहरी सांस ली और अपने दिल का दर्द दबा लिया। वह मुस्कुराए और जितना हो सके धीरे से बोलने की पूरी कोशिश की। नैना, मुझे बहुत अफसोस है। मैं तुम्हें इतनी देर से मिला और तुम्हें इतना दुख दिया। लेकिन अब से मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा और मैं किसी को भी तुम्हें फिर से दुख नहीं पहुंचाने दूंगा। तो काव्या, नैना, खुद पर भरोसा मत छोड़ो। अपने शरीर का ख्याल रखना और सर्जरी के लिए तैयार हो जाओ, ठीक है? यश गोयल के यहाँ आने से नैना शर्मा को पहले से ही उनके यहाँ आने का मकसद पता चल गया था, इसलिए जब उन्होंने ये कहा तो उन्हें हैरानी नहीं हुई। नैना शर्मा चुप रहीं। उन्होंने धीरे से अपना हाथ पीछे खींचा और अपनी आंखें बंद कर लीं। भले ही उसे अपना बच्चा खोए हुए कई दिन हो गए थे, फिर भी वह इस बात को मान नहीं पा रही थी कि ऐसी जिंदगी बस ऐसे ही चली गई थी। हर बार जब वह इसके बारे में सोचती थी, उसने उसे रखने की पूरी कोशिश की, लेकिन जब उसने उसे पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया तो वह कुछ भी नहीं पकड़ पाए। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और लगभग अपने कानों में बच्चे के रोने की आवाज़ सुन सकती थी। वे बेलों की तरह थे, उसके दिल के चारों ओर लिपटे हुए थे और उसकी गर्दन को दबा रहे थे। वह बहुत दर्द में थी और बहुत दुखी थी। वह सच में अब और नहीं सह सकती थी। ईशा। यश, मुझे माफ़ करना। मैं अब और नहीं सह सकता। मैं अब और नहीं सह सकता, ईशा। इस पूरे समय वह बहुत ज़्यादा मेहनत कर रही थी। पहले उसने शर्मा परिवार और अपने दादाजी के लिए सब कुछ संभाल रखा था। उसने लगभग अपनी हद पार कर दी थी। उसके लिए इस बच्चे को जन्म देना आसान नहीं था। उसे लगा कि आखिरकार उसकी ज़िंदगी में उम्मीद आ गई है, लेकिन उसे ज़बरदस्ती छीन लिया गया। जब उसने अपना बच्चा खो दिया तो उसकी सारी हिम्मत भी चली गई। उसने बहुत समय तक हिम्मत रखी थी और वह सच में बहुत थक गई थी। वह रो तो नहीं रही थी, लेकिन उसकी शिकायतें उसके आंसुओं से ज़्यादा चुभ रही थीं। यश गोयल की आंखें लाल हो गईं। उनके सामने खड़ी इस औरत को बहुत बहुत खुश होना चाहिए था। उसे बिस्तर पर इतनी बीमार नहीं पड़ी होनी चाहिए थी, और न ही उसे इतना शांत रहना चाहिए था कि वह अपनी बीमारी को अपनी जान लेने दे। नैना, मुझे पता है कि अपने बच्चे को खोना तुम्हारे लिए बहुत दुख की बात है, लेकिन जो मर गया वो तो चला गया। तुम हमेशा दुख में नहीं डूब सकती। मुझे नहीं लगता कि बच्चा तुम्हें ऐसे देखना चाहेगा। और अपने दादाजी के बारे में सोचो, अपनी बहन के बारे में सोचो, मेरे बारे में सोचो, उन सभी लोगों के बारे में सोचो जो तुम्हारी परवाह करते हैं। अगर तुम इस तरह खुद को छोड़ दोगी तो तुम्हारे दादाजी का क्या होगा? तुम्हारी बहन का क्या होगा? मेरी ईशा का क्या होगा? सॉरी ईशा, सॉरी ईशा। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। नैना शर्मा ने अपने हाथ से अपने दिल को जोर से पकड़ लिया, जैसे वह बहुत असहज हो। अध्याय 409। 409 मुझे मेरा जीवन लौटा दो। 9। ऐसा नहीं था कि उसने इसके बारे में नहीं सोचा था। ऐसा इसलिए था क्योंकि वह इतने समय से इसके बारे में सोच रही थी, इसलिए वह रुकी हुई थी। उसने अपने दांत भींचे और हिम्मत रखी।
लेकिन अब वह सच में इसे और नहीं सह सकती थी। ये सच में बहुत दर्दनाक था। क्या वह एक बार के लिए मतलबी हो सकती है? क्या इशिता कुछ भी नहीं सोच सकती? नैना शर्मा बहुत ज्यादा दर्द में लग रही थीं। उनका पीला चेहरा दर्द से लाल था और थोड़ा मुड़ा हुआ था। उनके सिर में भी दर्द हो रहा था। उनका हाथ उनके सिर को ढकने से खुद को रोक नहीं पा रहा था और उनका पूरा शरीर दर्द से कांप रहा था। यश गोयल उसके रिएक्शन से हैरान रह गए। वह एक सेकंड के लिए चौंक गए, फिर उन्होंने रिएक्ट किया और जल्दी से उसकी मदद के लिए आगे बढ़े। नैना, कैसी हो? कहाँ दर्द हो रहा है? उसके सिर में दर्द था, लेकिन उसका दिल उससे भी ज्यादा दुख रहा था। उसके शरीर का दर्द उसके दिल के दर्द का 10,000वां हिस्सा भी नहीं था। इस दुनिया में सबसे दर्दनाक और तकलीफ देने वाली चीज़ कोई शारीरिक बीमारी नहीं, बल्कि मानसिक बीमारी थी। वह पहले से ही ठीक नहीं हो सकती थी, लेकिन वह फिर भी चाहता था कि वह मौत के दरवाजे पर खड़ी होकर भी संघर्ष करती रहे। नैना शर्मा का हाथ उसके दिल पर दबा रहा था, जोर से दबा रहा था। वह दर्द को थोड़ा कम करना चाहती थी। वह इतना दर्द नहीं सहना चाहती थी, लेकिन इसका कोई असर नहीं हुआ। यश गोयल को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। उसकी आवाज़ कांप रही थी और घबराहट से भरी हुई थी। नैना, डरो मत, डरो मत। मैं डॉक्टर को बुलाता हूँ। नैना से मत डरो। यश गोयल ने डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर ने जल्दी से नैना शर्मा की जांच की और फिर उसे ट्रैंक्विलाइजर का इंजेक्शन लगाया। यश गोयल एक तरफ खड़े होकर नैना शर्मा के दर्द भरे चेहरे को देख रहे थे। उनका दिल ऐसा लग रहा था जैसे आग में जल रहा हो और उन्हें बहुत तकलीफ हो रही थी। नैना शर्मा धीरे धीरे शांत हुई और वहीं लेट गई। अगर उसकी छाती हल्की ऊपर नीचे न होती तो उसे लगता कि वह गहरी नींद में सो गई है और फिर कभी नहीं उठेगी। यश गोयल की आंखें नम हो गईं। आखिरकार उसे समझ में आ गया कि आर्यन सिंघानिया ने उसे क्यों बुलाया और आने के लिए कहा। वह नैना शर्मा को जीने का मौका देने की पूरी कोशिश करेगा, है ना? शायद अब बस एक ही आखिरी रास्ता बचा था। भले ही नैना ये तरीका बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना चाहती थी, क्योंकि वह आर्यन सिंघानिया का फेवर नहीं लेना चाहता था और नहीं चाहता था कि उसका नैना शर्मा से कोई रिश्ता रहे। वह नैना शर्मा को बचाने के लिए अपनी ताकत का इस्तेमाल करना चाहता था, लेकिन इस समय उसके पास कोई चारा नहीं था। यश गोयल अकड़कर खड़े थे, उनकी आंखें लड़खड़ा रही थीं और झिझक रही थीं। जब उन्होंने नैना शर्मा का पीला चेहरा और खाली आंखें देखीं, तो उन्होंने फिर भी अपना मुंह खोला और एक एक शब्द कहा, नैना, तुम मर नहीं सकती। तुम्हारा मुझ पर अभी भी एक कर्ज है और तुम्हें वह चुकाना ही होगा। नैना शर्मा ने अपनी तनी हुई आंखें घुमाईं और हैरानी से उसे देखा। उसकी आंखें हैरान और उलझन में थीं। यश गोयल फिर से उसके पास बैठ गए और उसके कंधों पर हाथ रख दिया। उनकी गहरी आंखें उसकी आंखों में घूर रही थीं और उन्होंने गहरी आवाज में कहा, क्या तुम्हें अभी भी याद है? शर्मा ग्रुप के 10% शेयर तुम्हारी एक शर्त के बदले में। शेयर? नैना शर्मा की बेजान आंखों में बहुत हल्की सी रोशनी थी। उसके लाल होंठ मुश्किल से हिल रहे थे और आवाज बहुत भारी थी। तुम्हारी परी, क्या तुम हो? वो मिस्टर डब्ल्यू, क्या तुम हो? यश गोयल के हाथ अनजाने में भींच गए और उनकी आंखें थोड़ी झपकी, लेकिन वह एक पल में गायब हो गईं। उन्होंने मजबूती से सिर हिलाया। हाँ, मैं वही मिस्टर डब्ल्यू हूँ। मैंने उस समय अपनी पहचान नहीं बताई क्योंकि मुझे चिंता थी कि आप मेरी मदद नहीं लेंगे, इसलिए मैंने इस तरह से शेयर आपको ट्रांसफ़र कर दिए। नैना, मैंने अपने सारे पैसे उन 10% शेयर्स को खरीदने में खर्च कर दिए। अगर आप ऐसे मर गईं, तो शर्मा ग्रुप का कोई ध्यान नहीं रखेगा। शर्मा ग्रुप पक्का दिवालिया हो जाएगा और मैं भी उसके साथ दिवालिया हो जाऊंगा। क्या आप मुझे सब कुछ खोते हुए देख सकती हैं? अध्याय 410। 410 मुझे मेरा जीवन वापस दे दो। 10। क्या श्रीमान डब्ल्यू यश गोयल हैं? नैना शर्मा हैरान रह गईं। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था, लेकिन उन्हें ये ठीक भी लगा। उस समय उन्होंने चुपके से अंदाज़ा लगाया कि यह मिस्टर डब्ल्यू कौन है। आखिर वह लगभग बिना किसी शर्त के उनकी मदद कर रहे थे, तो वह जान पहचान वाले ही होंगे। उनके जान पहचान वालों में इतनी बड़ी रकम निकालने वाला अकेला व्यक्ति यश गोयल ही लग रहा था। लेकिन नैना ये भी जानती थी कि यश गोयल के पास खुद इतने पैसे नहीं हो सकते। उसका ज़्यादातर पैसा उसके माता पिता के पास था और उसके माता पिता के लिए शर्मा ग्रुप के शेयर खरीदने के लिए पैसे देना नामुमकिन था, इसलिए उसे नहीं लगा कि यह यश गोयल हो सकता है। तो यह असल में वही था। वह चुपचाप उसके लिए दे रहा था, लेकिन उसने कभी उससे बदले में कुछ नहीं मांगा था। नैना शर्मा का दिल खुश था, लेकिन उसे और भी बुरा लग रहा था। वह उसके साथ बहुत अच्छा था और वह उसका बदला किसी भी चीज़ में नहीं चुका सकती थी। यश ने तुम्हें चिढ़ाया, लेकिन मैं वास्तव में तुमसे चिढ़ा हुआ हूँ। यश गोयल को लगा कि वह क्या कहने वाली है और उसने उसे बीच में ही टोक दिया। नैना, तुम जानती हो कि मैंने तुम्हारे साथ जो कुछ भी किया है, उसके लिए मुझे तुम्हारा धन्यवाद या गिल्ट नहीं चाहिए। लेकिन अब नैना, मुझे तुम्हारा धन्यवाद और तुम्हारा गिल्ट दोनों चाहिए। अगर तुम सच में मुझे धन्यवाद देना चाहती हो और गिल्ट महसूस करना चाहती हो, तो तुम मर नहीं सकती। तुम्हें अच्छे से जीना होगा और शर्मा ग्रुप को अच्छे से मैनेज करना होगा।
इस तरह मैं सब कुछ नहीं खोऊंगा, नहीं तो मैं बैंकरप्ट हो जाऊंगा। शायद मैं अगला सुसाइड करने वाला इंसान होऊंगा। यश गोयल का आखिरी वाक्य जानबूझकर मजाक से भरा था, लेकिन उनके शब्द गंभीर थे। नैना, मैं अब तुमसे अपना पैसा वापस मांगने जा रहा हूँ। मैंने शर्मा ग्रुप को बचाने के लिए उन 10% शेयरों का इस्तेमाल किया था, इसलिए मुझे मेरी जिंदगी वापस दे दो। योजक चिन्ह। यश गोयल वार्ड से बाहर चले गए। आर्यन सिंघानिया दरवाजे पर दीवार से टिककर खड़ा था, हिल नहीं रहा था। किसी को नहीं पता था कि वह कब से वहां खड़ा था। यश गोयल ने आंखें उठाकर उसे देखा। आर्यन सिंघानिया ने भी उसे देखा। उसकी आंखें शांत और समझ से परे थीं। भावना का एक भी निशान नहीं दिख रहा था। वह अचानक मुस्कुराया, उसकी आंखें दुख और गुस्से से भर गईं। उसने अपनी मुट्ठियां कसकर भींच लीं, हाथ उठाया और आर्यन सिंघानिया को मारा। आर्यन सिंघानिया ने डॉज नहीं किया। वह वहीं खड़ी रही और यश गोयल का मुक्का अपने चेहरे पर पड़ने दिया। यश गोयल ने बिल्कुल भी रहम नहीं दिखाया। उसने अपनी पूरी ताकत लगा दी और आर्यन सिंघानिया का चेहरा एक तरफ हो गया। उसका शरीर थोड़ा मुड़ा हुआ था और उसके होंठों के कोने से खून बह रहा था, जो धीरे धीरे बह रहा था। यश गोयल का मुक्का लगने के बाद उसने आर्यन सिंघानिया के लैपल्स को कसकर पकड़ लिया। उसकी काली आंखें उसे घूर रही थीं। गुस्सा, निराशा, नैना शर्मा के लिए दिल का दर्द, उसकी सारी भावनाएं एक साथ मिलकर कभी न खत्म होने वाले गुस्से में बदल गईं। आर्यन सिंघानिया, जब तुम नैना को खुशी नहीं दे सकते तो तुम्हें उससे शादी ही नहीं करनी चाहिए थी। देखो, अब तुमने उसे कितना टॉर्चर किया है। अगर उसे सच में कुछ हुआ तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। उसे 1000, 10,000 अफसोस थे। आज से ज्यादा अफसोस उसे किसी और पल का नहीं था। उसे अफसोस था कि उसने उस समय नैना शर्मा का हाथ क्यों छोड़ा था। उसे अफसोस था कि उसने नैना शर्मा की शादी आर्यन सिंघानिया से होने दी। आर्यन सिंघानिया ने यश गोयल के गुस्से पर ज्यादा रिएक्शन नहीं दिया। वह बस उसे एकटक देखता रहा। उसके पतले होंठ हल्के से हिल रहे थे। बहुत धीमी आवाज में उसने पूछा, क्या वह मान गई? हाँ। उसे ऐसे देखकर यश गोयल और भी गुस्से में आ गए। आर्यन सिंघानिया, तुम क्या कर रहे हो? एक थप्पड़ और फिर एक प्यारी सी डेट। अगर तुम्हें सच में नैना की परवाह होती तो तुम उसे इस हद तक मजबूर नहीं करते। अध्याय 411 एक साथ रहने की कोशिश 1। आर्यन सिंघानिया दीवार से टिककर यश गोयल की गुस्से वाली बातें सुन रहा था। उसकी आंखें थोड़ी चकरा गई थीं। कभी कभी बहुत ज्यादा परवाह करना एक तरह का दर्द बन जाता है। प्यार तो करो पर उसे पा ना सको, प्यार तो करो पर नाराजगी। प्यार एक धारदार हथियार बन जाता है जो दूसरों को और खुद को भी चोट पहुंचाता है। अगर उसे पहले पता होता, अगर उसे नैना के बारे में पता होता, तो वह लालच से उसके करीब जाने और लालच से यह चाहने के बजाय कि वह उससे प्यार करे, उसे दूर से ही देखता रहता। उसने फिर भी जिद से पूछा, क्या वह ऑपरेशन के लिए मान गई? यश गोयल को सच में लगा कि आर्यन सिंघानिया मजाकिया है और समझ नहीं पा रहा कि वह क्या सोच रहा है। वह नैना शर्मा से प्यार नहीं करता था, इसलिए उसने उसे इस मुश्किल में डाल दिया। लेकिन अब वह पूरी कोशिश करेगा कि वह मिस्टर डब्ल्यू बनकर नैना शर्मा के सामने एक अच्छा इंसान बने। वह नैना शर्मा को भी ऑपरेशन के लिए राजी करना चाहता था और जीना चाहता था। क्या ये गिल्ट की वजह से था? यारिया भी नैना शर्मा से प्यार करती है, लेकिन वह जवाब जानना नहीं चाहता था। उसकी राय में वह अब नैना शर्मा के प्यार के लायक नहीं था। उसे नैना शर्मा के साथ जाने का भी हक नहीं था। यश गोयल ने गहरी सांस ली और धीमी और तीखी आवाज में कहा, वह मान गई, लेकिन ईशा ने कहा कि वह आपसे मिलना नहीं चाहती, चाहे ऑपरेशन से पहले हो या बाद में। अगर आप में अब भी थोड़ी सी भी हिम्मत है तो प्लीज उसके सामने दोबारा मत आना। आगे मैं उसके साथ जाऊंगा, चेकअप, ऑपरेशन और रिकवरी के लिए उसके साथ जाऊंगा। मैं उसके सामने न आने का फैसला कर सकता हूं। आर्यन सिंघानिया के होंठ थोड़े मुड़े हुए थे, उसकी आंखें उदास थीं। लेकिन ऑपरेशन से पहले जांच के दौरान मुझे उसके साथ रहना होगा। वह तब तक उसका साथ नहीं छोड़ेगा जब तक उसे यकीन न हो जाए कि वह पूरी तरह सुरक्षित है। आप चिंता मत करो, वह अब देख नहीं सकती। उसे पता नहीं चलेगा कि उसके बगल में जो व्यक्ति है वह तुम हो या मैं। यश गोयल इतने गुस्से में थे कि हंस पड़े। मैं आपकी मदद क्यों करूं? अब वह आर्यन सिंघानिया के नैना शर्मा से दूर रहने का इंतजार नहीं कर सकता था, जितना दूर उतना अच्छा। इस बार वह नैना शर्मा को मनाने के लिए अपने कहने पर नहीं, बल्कि सिर्फ नैना शर्मा की वजह से आया था। अचानक यश गोयल को कुछ याद आया और उनकी आंखें सिकुड़ गईं। उन्होंने धीरे से आर्यन सिंघानिया का कॉलर छोड़ा और 2 कदम पीछे हट गए। उन्होंने उसकी तरफ देखा और एक एक करके कहा, मैं आपकी मदद कर सकता हूं, लेकिन मुझे कुछ चाहिए। योजक चिन्ह। आर्यन सिंघानिया यश गोयल की पहचान में नैना शर्मा के साथ अलग अलग जांच करने जाने लगा। नैना शर्मा की बीमारी बहुत लंबे समय से चल रही थी। खून का थक्का फैल गया था और कई जरूरी नसों को दबा रहा था। सर्जरी का खतरा बहुत ज्यादा था, इसलिए डॉक्टर ने कुछ समय के लिए दूसरा इलाज अपनाया ताकि ये देखा जा सके कि सर्जरी से पहले खून का थक्का थोड़ा सिकुड़ने की कोई उम्मीद है या नहीं।
इनमें से कुछ ट्रीटमेंट बहुत दर्दनाक थे, खासकर कुछ इंजेक्शन। हर बार जब नैना शर्मा को इंजेक्शन लगता था तो उस तरह का दर्द सच में ऐसा होता था जैसे हजारों चींटियां आपके शरीर को कुतर रही हों। ये बहुत दर्दनाक था। नैना शर्मा को इतना दर्द हो रहा था कि उसने अपना निचला होंठ जोर से काट लिया। लेकिन अगले ही पल आर्यन सिंघानिया को डर लगा कि वह खुद को काट लेगी और वह उसका मुंह खोलना चाहता था। नैना शर्मा उस समय बहुत ज्यादा दर्द में थी और बेहोश थी। उसने जो भी पकड़ा उसे काट लिया और उसके हाथ को भी ऐसे ही जोर से काट लिया। आर्यन सिंघानिया ने दबी हुई आवाज में कराह निकाली, लेकिन उसने अपना हाथ पीछे नहीं खींचा और उसे काटने दिया। उसके बाद उसने कोई आवाज नहीं की। ट्रीटमेंट के बाद दर्द इतना तेज नहीं था। नैना शर्मा को धीरे धीरे होश आया और फिर उन्हें अपनी जीभ के सिरे पर मछली जैसी तेज गंध महसूस हुई। नैना शर्मा ने जल्दी से हाथ छोड़ दिया। उनकी आवाज कमजोर और माफी मांगती हुई थी, सॉरी। अध्याय 412 एक साथ रहने की कोशिश दो। वह आदमी कुछ नहीं बोला, जैसे उसे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा हो और वह अभी तक ठीक नहीं हुआ हो। नैना शर्मा ने परेशान होकर अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाया। यश, तुम ठीक हो? वह साफ साफ नहीं देख पा रही थी और सिर्फ जोर से टटोल पा रही थी। उसका हाथ उस आदमी के हाथ से छू गया, उसके हाथ के पिछले हिस्से से। उसके काटे हुए दांतों के निशान अभी भी चिपे चिपे खून से सने हुए थे। नैना शर्मा के दिल में अचानक गिल्ट बढ़ गया और उसकी नाक भी खट्टी हो गई। तुमने छिप क्यों नहीं लिया? दर्द होता है ना? उसने काटने के निशान को छुआ। वह इतना गहरा था कि पता चल रहा था कि उसने उसे कितनी जोर से काटा था। आर्यन सिंघानिया ने फिर भी कुछ नहीं कहा। उसने हाथ उठाया और धीरे से उसके सिर पर हाथ फेरा, जैसे उसे बता रहा हो कि वह ठीक है और चिंता मत करो। नैना शर्मा की आंखें अभी भी लाल हो रही थीं। यश गोयल इस पूरे समय उनके साथ थे। भले ही वह ज्यादा बात नहीं करते थे, लेकिन वह हमेशा उनके साथ थे और उनका सबसे मजबूत सपोर्ट थे। वह जानती थी कि वह यश गोयल की भावनाओं का जवाब नहीं दे सकती और उसे इस तरह अपने साथ नहीं जाने देना चाहिए। हालांकि ईशा अभी बहुत नाजुक थी और खुद को संभाल नहीं पा रही थी। उसे इस तरह के साथ की जरूरत थी, भले ही वह मतलबी ही क्यों न हो। काश उस समय उसे यश गोयल से प्यार होता। अगर वह उससे प्यार करती तो वह बहुत खुश होती, है ना? क्या वह किसी और से प्यार करती रहेगी? अगर वह कर सकती तो वह सच में चाहती थी कि वह अपने बगल वाले आदमी से प्यार कर सके, जो चुपचाप उसका साथ दे और उसकी रक्षा करे। योजक चिन्ह। इलाज के दिन बहुत दर्दनाक थे। कुछ बार तो ऐसा हुआ कि नैना शर्मा इसे बर्दाश्त नहीं कर पा रही थीं। लेकिन जब भी उन्हें बहुत ज्यादा दर्द होता, आर्यन सिंघानिया हमेशा उन्हें अपनी बाहों में लेकर कसकर पकड़ लेते थे। वह उन्हें ताकत देने के लिए गले लगाते थे। ट्रीटमेंट की वजह से नैना शर्मा के बाल दिन ब दिन झड़ते गए। उनके घने और काले बाल धीरे धीरे बेजान और बिखरे हुए हो गए। भले ही नैना शर्मा को अब दिख नहीं रहा था, लेकिन जब भी वह अपने बालों को छूती तो उन्हें बहुत खींचती। उनका मूड पहले से ही उदास था और अब तो और भी खराब हो गया था। नैना शर्मा की आवाज़ धीमी थी, जिसमें बेबसी और उदासी झलक रही थी। यश, क्या अब मैं बहुत बदसूरत हो गई हूँ? आर्यन सिंघानिया एक तरफ बैठकर उसके लिए सेब छील रहा था। जब उसने उसकी आवाज़ सुनी तो वह रुकी और ऊपर देखा। उसके सामने नैना शर्मा पीली पड़ गई थी। उसका कोई रंग नहीं था, उसकी आंखें बेजान थीं, बाल बिखरे हुए थे और उसका फिगर और भी पतला था। उस बड़े हॉस्पिटल गाउन में लिपटी हुई सच में कोई खूबसूरती नहीं थी। हालांकि उसकी नज़र में चाहे वह कभी भी और कहीं भी हो, वह हमेशा सबसे खूबसूरत रहेगी। नहीं, तुम सुंदर हो। तुम हमेशा से सुंदर रही हो। आर्यन सिंघानिया की आवाज़ बहुत धीमी और भारी थी, जैसे वह मुंह में कंकड़ भरकर बोल रही हो। नैना शर्मा ने मुंह बनाया। यश, क्या तुम सर्दी से ठीक नहीं हुए? तुम्हारी आवाज़ ऐसी है। सिर्फ मेरी परवाह मत करो, जाकर डॉक्टर को दिखाओ। ठीक है, मैं बाद में जाकर देख लूँगा। तो आपको याद रखना होगा, यह मत भूलिए कि आपकी सर्दी लंबे समय से चली आ रही है। आर्यन सिंघानिया ने फिर भी हाथ बढ़ाया और धीरे से नैना शर्मा के सिर पर हाथ फेरा। नैना शर्मा को एहसास हुआ कि उन्हें धीरे धीरे यश गोयल के कामों से प्यार हो गया। ये सुकून देने वाला, अपनापन वाला था और इससे लोगों का दिल अपने आप शांत हो जाता था। नैना शर्मा ने अभी जो कहा उसके बारे में सोचा। तुम बहुत सुंदर हो। हालांकि वह जानती थी कि वह उसे दिलासा दे रहा होगा, फिर भी उसका दिल खुश हो गया। कभी कभी ज़रूरत में काम आने वाला दोस्त ही सच्चा दोस्त होता है। शायद इसलिए क्योंकि इस दौरान वह बहुत दर्द में रही थी, इसलिए उसने दूसरों पर निर्भर रहने और लगाव की सोच बना ली थी। अब वह सच में उस पर थोड़ी निर्भर हो गई थी। अध्याय 413 एक साथ रहने की कोशिश 3। उसका हर काम और हर छोटा सा वाक्य उसे खुश और संतुष्ट महसूस करा सकता था। नैना शर्मा ने अपना चेहरा एक तरफ किया और खिड़की की तरफ मुंह कर लिया। अब वह नीला आसमान और सफ़ेद बादल नहीं देख पा रही थी, इस दुनिया की हर खूबसूरत चीज़ नहीं देख पा रही थी। इस दौरान उसके इलाज के नतीजे अच्छे नहीं थे।
उसके सिर में खून का थक्का उम्मीद के मुताबिक अच्छा नहीं था, इसलिए डॉक्टर ने इलाज जारी न रखने बल्कि सीधे सर्जरी करने का फैसला किया। ऑपरेशन अगली सुबह के लिए तय किया गया। हालांकि किसी ने उसे उसकी हालत के बारे में नहीं बताया, लेकिन उसे लग रहा था कि वह बहुत बुरी हालत में है। शायद परी के ऑपरेशन टेबल पर जाने के बाद वह नीचे नहीं आ पाएगी। नैना शर्मा ने अचानक अपने लाल होंठ थोड़े से खोले, उसकी आवाज़ में थोड़ी इच्छा थी, यश चलो आज बाहर जाकर खेलते हैं। उसे नहीं पता था कि उसकी किस्मत क्या होगी। अगर कल सच में उसकी ज़िंदगी खत्म हो गई तो वह अपनी ज़िंदगी में आखिरी बार इस दुनिया की रोशनी, गर्मी और हवा को महसूस करना चाहती थी। इससे उसकी ज़िंदगी कीमती हो जाएगी। आर्यन सिंघानिया थोड़ा हैरान हुआ और उसने उसे साफ मना कर दिया। नैना, कल तुम्हारी सर्जरी होने वाली है। आज तुम्हें अच्छे से आराम करना चाहिए। तुम्हें बाद में चेकअप भी करवाना है। नैना शर्मा ने अपना सिर घुमाया। उसने अपने सामने धुंधली सी आकृति को देखा और अपनी आवाज़ धीमी कर ली। ऐसा इसलिए है क्योंकि कल मेरा ऑपरेशन होना है, इसलिए मेरे पास सिर्फ आज का दिन बचा है, अगर कुछ हो गया तो। इससे पहले कि नैना शर्मा अपनी बात पूरी कर पाती, आर्यन सिंघानिया को पहले ही समझ आ गया था कि वह क्या कहने वाली हैं। उन्होंने बिना किसी हिचकिचाहट के उन्हें बीच में टोक दिया, इसमें कोई क्या होगा अगर वाली बात नहीं है। कल की सर्जरी ज़रूर सफल होगी। आप ज़रूर ठीक हो जाएंगी। अगर आप खेलने जाना चाहती हैं तो अपनी सर्जरी और ठीक होने के बाद आप जहां भी जाना चाहें, मैं आपके साथ चलूंगा। आर्यन सिंघानिया का लहजा थोड़ा जल्दबाजी वाला, थोड़ा दबा हुआ और थोड़ा गुस्से वाला था। उसे कभी भी उसकी नेगेटिव बातें पसंद नहीं थीं। नैना शर्मा धीरे से हंस पड़ी। उसकी चिंता से उसे सच में बहुत अच्छा महसूस होता था। इसके अलावा उसे हमेशा लगता था कि जब वह उसके साथ होता था तो कुछ फ़र्क होता था। पहले जब वह यश गोयल के साथ होती थी तो वह कमोबेश कंट्रोल में रहती थी और उससे दूरी बनाए रखती थी। लेकिन अब जब नैना उसके साथ थी तो उसे आराम और नेचुरल महसूस हुआ। उसे लगा कि नैना और बाकी लोगों को एक साथ रहना चाहिए। वह भी उसकी बात सुनना चाहती थी। वह अब तक बहुत आज्ञाकारी रही थी, लेकिन इस बार वह अपनी बात मनवाना चाहती थी। यश, कुछ भी पक्का या पक्का नहीं है। अगर ईशा को सच में कुछ हो गया तो मैं अफसोस के साथ नहीं जाना चाहता। अगर हम बाहर खेलने नहीं जाते तो भी कोई बात नहीं, लेकिन क्या तुम मुझे कहीं ले जा सकते हो? मैं जल्द ही वापस आ जाऊंगा। ये जल्दी हो जाएगा। जैसे ही नैना शर्मा बोल रही थी, वह खुद को रोक नहीं पाईं और उनका हाथ छूकर धीरे से उनके कपड़े खींच लिए। ठीक है। उस आदमी ने अपनी आंखें नीची की और नैना शर्मा के पतले जैद जैसे हाथों को देखा। उसकी धीमी आवाज़ बार बार उसके कानों में गूंज रही थी, गुजारिश कर रही थी। उसका दिल बेकाबू होकर कांप रहा था। वह जानता था कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए, वह ऐसा नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी वह उसे संतुष्ट करना चाहता था। वह चाहता था कि वह मुस्कुराए। 1 घंटा, हम वहाँ सिर्फ 1 घंटे के लिए रहेंगे। उसके बाद हम वापस आ जाएंगे। नैना शर्मा तुरंत मुस्कुराईं। ठीक है, बस 1 घंटा। योजक चिन्ह। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि नैना शर्मा जिस जगह आना चाहती थी वह असल में चच था। आर्यन सिंघानिया की आंखों में हैरानी और उलझन की झलक थी। क्या चच के लिए उन्हें पछतावा था? क्यों? आर्यन सिंघानिया ने नैना शर्मा को कार से बाहर निकाला। नैना शर्मा के कार से उतरने के बाद वह उससे चर्च ले जाने के लिए कहने का इंतजार नहीं कर सकी। अध्याय 414 एक साथ रहने की कोशिश करें 4। आर्यन सिंघानिया ने अपने दिल के शक को दबा लिया और चर्च में जाते समय उसका हाथ थाम लिया। इस समय चर्च खाली था और बहुत शांत था। बड़े चर्च में सिर्फ उनके कदमों की आवाज़ गूंज रही थी। वे जीसस के सामने रुके। आर्यन सिंघानिया ने अपना चेहरा घुमाया और नैना शर्मा की तरफ देखा। उसकी काली आंखें कुछ सेकंड तक उसके चेहरे को घूरती रहीं, फिर उसने धीमी आवाज़ में कहा, नैना, नैना यहाँ क्यों आना चाहती थी? आप यहाँ क्यों आना चाहते हैं? नैना शर्मा ने अपना सिर उठाया। उनके सामने जीसस की मूर्ति धुंधली थी और उसकी सिर्फ एक मोटी आउटलाइन थी। उन्होंने अपने होंठ मोड़े, अपने हाथों को सामने जोड़ा और अपनी आंखें बंद कर लीं। वह यहाँ इसलिए आई क्योंकि ईशा को पछतावा था। वह नहीं चाहती थी कि यह पछतावा उसकी ज़िंदगी में बना रहे। वह इसे ख़त्म करना चाहती थी। नैना शर्मा ने कुछ मिनट तक चुपचाप प्रार्थना की और फिर अपनी आंखें खोलीं। उन्होंने आर्यन सिंघानिया के सवाल का जवाब नहीं दिया और बस धीरे से कहा, यश, 5 मिनट। क्या तुम 5 मिनट के लिए मेरे पास चुपचाप खड़े हो सकते हो? नैना, मैं 5 मिनट में काम पूरा कर लूँगा। आर्यन सिंघानिया को नहीं पता था कि नैना शर्मा क्या करना चाहती है, लेकिन वह चाहे जो भी करना चाहे, 5 मिनट तो छोड़िए, वह उसे पूरी जिंदगी दे सकता था। ठीक है, उसने कहा। नैना शर्मा मुस्कुराईं। उसका हाथ इधर उधर घूमा और आर्यन सिंघानिया का हाथ पकड़ लिया। उनकी उंगलियां आपस में उलझी हुई थीं। उसने फिर से अपनी आंखें बंद की और अपने बगल में खड़े आदमी को आर्यन सिंघानिया के रूप में सोचा, वह अकेला व्यक्ति जिससे उसने अपनी जिंदगी में बहुत प्यार और नफरत की थी। वह उससे शादी करने के लिए तैयार था और उसे हाँ कहने के लिए भी तैयार था।
वह जानती थी कि उसका जुनून मजाकिया था और वह जानती थी कि यह विदाई समारोह उससे भी ज्यादा मजाकिया था। हालांकि वह सच में तभी जाने दे सकती थी जब ईशा के दिल में कोई पछतावा न हो। अगर वह सच में कल नहीं जाग सकती तो कम से कम अपनी इस जिंदगी में उसने बहादुरी से प्यार किया, पीछा किया, दुख झेला और दुख झेला। वह बेकार नहीं जी गई। जब उसने अपने बच्चे को देखा तो वह उसे ये भी बता सकी कि उसकी माँ ने अपने प्यार के लिए उसे निराश नहीं किया। वह शुरू से आखिर तक बहादुर थी। ऐसा लगा जैसे शादी की बारात नैना शर्मा के कानों में गूंज रही हो। उन्होंने आर्यन सिंघानिया का हाथ पकड़ा और रेड कारपेट के दूसरी तरफ से धीरे धीरे अंदर आईं। मेहमानों ने उन्हें मुस्कुराते हुए देखा। वहां उनके माता पिता, दादा, बहन, आर्यन सिंघानिया के माता पिता और उनके रिश्तेदार और दोस्त थे। हर कोई उन्हें आशीर्वाद दे रहा था। उसने आर्यन सिंघानिया को देखा। वह सुंदर चेहरा उस सफ़ेद कपड़े वाले नौजवान जैसा ही था जब वह उससे पहली बार मिली थी। उसका हर गुस्सा, हर मुस्कान और ऊंचे मंच पर उसकी हर हरकत उसकी जिंदगी का सबसे खतरनाक जहर थी। वे यीशु के सामने खड़े हुए और उन्होंने गंभीर शपथ ली, मैं आर्यन सिंघानिया नैना शर्मा को अपनी पत्नी बनाने को तैयार हूँ। चाहे वह अमीर हो या गरीब, सेहतमंद हो या बीमार, मैं उससे प्यार करता हूँ और उसकी इज्जत करता हूँ। मौत भी हमें अलग नहीं कर सकती। मैं नैना शर्मा आर्यन सिंघानिया से अपने पति के तौर पर शादी करने को तैयार हूँ। चाहे अमीर हो या गरीब, हेल्दी हो या बीमार, मैं उनसे प्यार करती हूँ और उनकी इज्जत करती हूँ। मौत भी हमें अलग नहीं कर सकती। योजक चिन्ह। ये रात थी। उसे नहीं पता था कि यह उसके सिरदर्द की वजह से था या कल के ऑपरेशन की वजह से, लेकिन नैना शर्मा सो गई और अचानक अपने सपने से जाग गई। उसका हाथ थोड़ा हिला और असल में एक हाथ को छू गया, जैसे कोई बिस्तर पर सो रहा हो। नैना शर्मा थोड़ी हैरान हुई, लेकिन फिर समझ गईं। ये यश गोयल होना चाहिए। उसने पहले ही उसे वापस जाने के लिए कह दिया था, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि वह यहीं रहेगा। नैना शर्मा के होंठों के कोने अनजाने में ऊपर उठ गए। उसने अपना चेहरा एक तरफ किया और यश गोयल की तरफ देखा। वार्ड में बहुत अंधेरा था, खिड़की से सिर्फ चांदनी आ रही थी। उसे नहीं पता था क्यों, लेकिन उसकी आंखें पहले की तरह धुंधली नहीं थीं और उसे हल्की सी रोशनी दिख रही थी। अध्याय 415 एक साथ रहने की कोशिश करें 5। नैना शर्मा कुछ बार पलकें झपकाए बिना नहीं रह सकीं। उनकी नज़र सच में पहले से थोड़ी ज़्यादा साफ थी। उन्होंने अनजाने में अपने बगल में यश गोयल को देखा। वह पेट के बल सो रहे थे, उनके हाथ सामने की तरफ क्रॉस किए हुए थे, उनका सिर उनके हाथों पर टिका हुआ था और उनका चेहरा उनकी बाहों में दबा हुआ था। तो क्या रिया हर रात उसके साथ रहती थी? ये बहुत कठिन था। हालांकि उसने कभी नहीं कहा कि वह उसके सामने थका हुआ है। उसने अपनी आंखें पूरी तरह खोलकर उसे अच्छे से देखने की पूरी कोशिश की। लेकिन जैसे ही उसने उसे देखा, उसे अचानक लगा कि कुछ गड़बड़ है। उसके सामने जो आदमी था वह यश गोयल जैसा लग रहा था, लेकिन वह यश गोयल जैसा नहीं लग रहा था। इसके बजाय वह आर्यन सिंघानिया जैसा लग रहा था। नहीं, ये नामुमकिन था। आर्यन सिंघानिया इस तरह उसकी रक्षा कैसे कर सकता था? उसने पहले ही उसका बच्चा गिरा दिया था, इसलिए उसे अब उसकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं थी। ज़्यादा से ज़्यादा अगर वह मर गई तो वह उससे बदला नहीं ले पाएगा। उसके बगल में खड़ा आदमी अचानक हिला। उसका सिर धीरे से घूमा और नैना शर्मा की तरफ मुड़ा। नैना शर्मा ने अनजाने में ही उसकी तरफ देखा, लेकिन इससे पहले कि वह साफ देख पाती, उसकी नज़र फिर से धुंधली हो गई। नैना शर्मा थोड़ी अनिच्छुक थीं, लेकिन वह मजबूर थीं। लेकिन वह अच्छी तरह जानती थी कि यह इंसान आर्यन सिंघानिया नहीं हो सकता। पहले उसकी बहुत सारी फैंटेसी थी और वह बहुत जिद्दी थी, जिसकी वजह से उसे हर जगह दुख हुआ। उसके साथ उसका छोटा सा प्यार अब ऑफिशियली खत्म हो गया था। वह खुद को फिर से उस बेकार के खुद को सही समझने वाले प्यार में नहीं पड़ने देगी। अपने बच्चे को खोने का दर्द ही उसके लिए सबक सीखने के लिए काफ़ी था। अचानक उसके कान में एक धीमी और भारी आवाज़ सुनाई दी, नैना, तुम क्यों जाग रही हो? इस आवाज़ से नैना शर्मा का ध्यान भटक गया। उन्होंने खुद को संभाला और जवाब दिया, मुझे माफ़ करना, क्या मैंने तुम्हें जगा दिया? नहीं, मैंने नहीं, आदमी ने बेपरवाही से जवाब दिया, फिर चिंतित होकर बोला, तुम्हें क्या हुआ है? नींद नहीं आ रही? क्या तुम्हारा सिर फिर से दुख रहा है? जैसे ही उसने कहा, नैना शर्मा को सरसराहट की आवाज़ सुनाई दी। ऐसा लगा जैसे वह खड़ा हुआ, फिर नीचे झुका, हाथ बढ़ाया और धीरे से उसके माथे पर हाथ फेरा। कहाँ दर्द हो रहा है? इस पल अचानक नैना शर्मा का दिल छू गया। वह बता नहीं पा रही थी कि उसका दिल सच में छू गया था या वह बस अपनी कल्पना को उड़ने से रोकने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अचानक उसके हाथ ने उस आदमी का हाथ पकड़ लिया और उसे कसकर पकड़ लिया। आर्यन सिंघानिया उसके अचानक एक्शन से चौंक गया। नैना, क्या हुआ? नैना शर्मा के मोती जैसे सफ़ेद दांतों ने धीरे से उसके निचले होंठ को काटा। उसने एक गहरी सांस ली और फिर धीरे से अपना मुंह खोला। यश, मुझे जय तुमसे कुछ कहना है। उनके जवाब का इंतज़ार किए बिना नैना शर्मा ने आगे कहा, कल मेरा ऑपरेशन होने वाला है। मुझे पता है कि इस ऑपरेशन में रिस्क बहुत ज़्यादा है।
शायद मुझे इसका पछतावा हो। अगर मैं सच में बदकिस्मत रही और बच नहीं पाई तो प्लीज़ मेरे दादाजी या बहन को मत बताना। बस इतना कहना कि मैं ट्रिप पर गई थी। मैंने पूरी दुनिया घूमी और वापसी की तारीख पक्की नहीं है। मैं बहुत अच्छी हूँ। उनसे कहना कि मुझे मिस न करें। अगर हो सके तो मुझे उम्मीद है कि आप दादाजी की देखभाल करने में मदद कर सकते हैं। वह बूढ़े और बीमार हैं। हालांकि वह मुझे पसंद नहीं करते, प्लीज़ उन्हें बताएं कि मैं अब भी उनसे प्यार करता हूँ। साथ ही मुझे नहीं लगता कि दादाजी अब शर्मा ग्रुप को मैनेज कर पाएंगे। प्लीज़ मुझे इससे छुटकारा पाने और इसे कुछ पैसों में बदलने में मदद करें ताकि दादाजी अपने बुढ़ापे का आनंद ले सकें। ओह, ठीक है, मुझे अभी भी अपनी बहन को बहुत सारे पैसे देने हैं। मुझे इसे वापस करने में मदद करें और उसे बताएं कि मैं भी उससे बहुत प्यार करता हूँ। और काव्या, प्लीज़ मेरे बच्चे की मदद करो कि एक यादगार बनाओ। अगर मैं मर जाऊँ तो प्लीज़ हमें एक साथ दफना देना। अध्याय 416 साथ रहने की कोशिश 6। नैना शर्मा को लगा कि उनका हाथ अचानक से पकड़ लिया गया है। उनकी ताकत बहुत ज़्यादा थी और उन्हें पकड़ से हल्का दर्द महसूस हुआ, जिससे उनकी आवाज़ अचानक बंद हो गई। शायद इसलिए क्योंकि रात हो चुकी थी, लेकिन उसे लगा कि यश गोयल की आवाज़ और भी भारी और भारी हो गई है। नैना, अब और मत बोलो। ये सब नहीं होगा, तुम ज़रूर अच्छे से रहोगी। नैना शर्मा हंस पड़ी। यश, मुझे ये कहना पड़ रहा है क्योंकि शायद मुझे दोबारा ये कहने का मौका न मिले। नैना, यश गोयल ने गुस्से में कहा, अपनी आवाज़ में बिल्कुल भी गुस्सा नहीं छिपाया। नैना शर्मा एक पल के लिए रुकीं। वह मुस्कुराना चाहती थीं, लेकिन उनकी आंखों से आंसू बह निकले। उन्हें सच में उम्मीद नहीं थी कि जब उनकी ज़िंदगी खत्म होने वाली थी तो उनके साथ जो इंसान होगा वह आर्यन सिंघानिया नहीं होगा, जिसे वह हमेशा याद करती थीं और जिसके साथ बूढ़ी होना चाहती थीं, बल्कि यश गोयल होगा, जो हमेशा चुपचाप उनके लिए कुछ न कुछ देता रहा था। पिछले कुछ दिनों में यश गोयल ने उसे छू लिया था। अभी एक पल के लिए उसका दिल छू गया, जिससे उसे फिर से प्यार करने की हिम्मत मिली। नैना शर्मा ने जोर से नाक सिकुड़ी और अपने दिल की खटास को दबाया। उसने भारी आवाज़ में एक एक शब्द कहा, यश, अगर रिया, अगर मैं लकी रही, अगर मेरा ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ और मैं बच गई, तो चलो रिया को साथ रहने की कोशिश करते हैं। अगर वह बच जाती, अगर आसमान उसे नई जिंदगी देने को तैयार होता, तो वह वही गलतियां नहीं दोहराती, बीते हुए कल में नहीं उलझती और फिर से वह फालतू और बेकार सपना नहीं देखती। वह उसे जाने देने और उसे किसी ऐसे व्यक्ति का हाथ थामने का मौका देने को तैयार थी जो उससे प्यार करता था। आर्यन सिंघानिया के शरीर का सारा खून इस समय जम गया था। उसका शरीर धीरे धीरे ठंडा हो रहा था, मानो वह किसी बर्फ की गुफा में हो। वह जानता था कि नैना शर्मा यश गोयल को पसंद करती है। उसने उसे बार बार बताया भी था कि वह यश गोयल को कितना पसंद करती है। लेकिन जब उसने अपने बच्चे को बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डाली, जब वह ठीक होने के लिए अकेले अपार्टमेंट में रहने लगी, जब उसने इतने लंबे समय तक यश गोयल से संपर्क नहीं किया, तब भी उसके दिल में उम्मीद की किरणें जगी थीं। शायद नैना शर्मा का ये कहना कि वह यश गोयल को पसंद करती थी, बस एक बहाना था। वह बस उसे उकसाना चाहती थी और तलाक लेने का बहाना बनाना चाहती थी। तो ऐसा नहीं है, ईशा। वह दिल से यश गोयल को पसंद करती थी। वह भी किसी को पसंद कर सकती थी और प्यार कर सकती थी। बस इतना था कि उनका प्यार और स्नेह बच्चे और यश गोयल को दिया जा सकता था, लेकिन आर्यन सिंघानिया को नहीं। क्या मैं? उस आदमी ने बहुत देर तक कोई जवाब नहीं दिया। नैना शर्मा को थोड़ा अजीब लगा। क्या वह गलत समझ गई? यश गोयल तो दोस्ती की वजह से ही उसका इस तरह ख्याल रख रहा था। अगर ऐसा था तो वह अपनी कही बात वापस ले लेगी। उनके लिए अब भी दोस्त बने रहना कोई बुरी बात नहीं थी। यश गोयल सच में एक बेहतर लड़की के हकदार थे। आर्यन सिंघानिया ने नैना शर्मा को ध्यान से देखा। वह घबराई हुई थी और इसका इंतजार कर रही थी। सुबह जीसस के सामने आंखें बंद करके प्रार्थना करने की उसकी तस्वीर उसके दिमाग में आई। उस समय उसका चेहरा अचानक चमक से खिल उठा, जिससे उसकी थकान में थोड़ा रंग आ गया। यह एक ऐसा रंग था जो उसने बहुत समय से नहीं देखा था। उस समय वह सोच रहा था कि वह किस लिए प्रार्थना कर रही है। शायद वह यश गोयल के साथ अपने रिश्ते के लिए प्रार्थना कर रही थी। अगर यह ईशा है, अगर यह ईशा है। आर्यन सिंघानिया ने दर्द से अपनी आंखें बंद कर लीं। जब तक वह खुश और जिंदा है, क्या वह उसे जाने देगा और उन्हें साथ रहने देगा? अध्याय 417 चोरी हुई खुशियां 1। आर्यन सिंघानिया भी जानता था कि अब यह तय करना उसके हाथ में नहीं है कि वह उसे जाने देगा या नहीं। प्यार की दुनिया में कोई भी ताकतवर इंसान फ़ायदा नहीं उठा सकता। उसने नैना शर्मा को इतने लंबे समय तक ज़बरदस्ती फंसाए रखा और आखिर में उसने उसे सिर्फ दुख ही पहुंचाया। इसलिए उसे जाने देना सीखना चाहिए। हालांकि अच्छा शब्द उसके गले में अटक गया और वह उसे उगल नहीं सकी। उसने अपना मुंह खोला, लेकिन कोई आवाज़ नहीं निकली। काफ़ी देर बाद उसने ऐसे जवाब दिया जैसे वह किसी चीज़ से बच रहा हो, सर्जरी खत्म होने पर मैं तुम्हें जवाब दूंगा। तो नैना, तुम्हें जीना होगा।
मेरा जवाब सुनने के लिए जीना होगा। योजक चिन्ह। अगले दिन नैना शर्मा समय पर ऑपरेशन रूम में दाखिल हुईं। इससे पहले डॉक्टर आर्यन सिंघानिया के साइन करने के लिए ऑपरेशन का सहमति पत्र फिर से लाए। कागज के उस पतले टुकड़े ने कभी उसके बच्चे की जिंदगी तय की थी। अब उसे वह कागज का टुकड़ा दिख रहा था जो चमकीले लाल खून से सना हुआ था। आर्यन सिंघानिया के हाथ बेकाबू होकर कांपने लगे। उसने इस नाम पर साइन किया। इस बार जिस औरत से वह बहुत प्यार करता था उसकी जिंदगी का फैसला हो गया। अगर कुछ भी गलत हुआ तो वह औरत जिसने उसकी जिंदगी पर गहरी छाप छोड़ी थी इस सिग्नेचर के साथ मर जाएगी। डॉक्टर ने उसे पेन दिया। जब वह उसे दे रहा था तो वह पेन को ठीक से पकड़ नहीं पाया और वह धड़ाम से जमीन पर गिर गया। आर्यन सिंघानिया को इस हालत में देखकर डॉक्टर चोपड़ा खुद को रोक नहीं पाए और धीरे से आह भरी। वह नीचे झुके और पेन उठाकर वापस उनके हाथों में थमा दिया। बॉस सिंघानिया, हम जरूर अपनी पूरी कोशिश करेंगे। चाहे कुछ भी हो जाए हम मिस शर्मा की जान बचाएंगे। दूसरे साइड इफेक्ट्स के लिए उन्हें नहीं लगा कि उन्हें चिंता करने की ज़रूरत है। जब तक नैना शर्मा जिंदा रहेंगी आर्यन सिंघानिया निश्चित रूप से उन्हें ठीक होने में मदद करने के लिए हर संभव कोशिश करेंगे। आर्यन सिंघानिया ने एक गहरी सांस ली और आखिरकार अपना कांपना बंद किया। उसने पेन पकड़ा और जल्दी से सिग्नेचर एरिया पर अपना नाम साइन कर दिया। जब उसने आखिरी स्ट्रोक लिखा तो उसने बहुत ताकत लगाई, जैसे उसने अपनी जिंदगी की सारी हिम्मत इस शर्त को लगाने में लगा दी हो। डॉक्टर चोपड़ा, मैं आपसे विनती करता हूँ, आपको उसकी रक्षा करनी होगी, उसने धीमी आवाज में विनती की। भीख मांगना। डॉक्टर चोपड़ा इतने हैरान हुए कि उन्हें अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ। उन्हें लगा था कि आर्यन सिंघानिया की जिंदगी में भीख शब्द नहीं आएगा, लेकिन नैना शर्मा के लिए उन्होंने उनसे भीख मांगी। शायद यह इस घमंडी भगवान की सबसे नाजुक ईमानदारी थी। नैना शर्मा बहुत खुशकिस्मत थीं। उन्हें उम्मीद थी कि भगवान सच में इस प्रेमी जोड़े पर दया करेगा और नैना शर्मा को मुश्किलों से निकलने में मदद करेगा। योजक चिन्ह। नैना शर्मा की सर्जरी में बहुत समय लगा। आर्यन सिंघानिया को ठीक से पता नहीं था कि सर्जरी में कितना समय लगा, क्योंकि ऑपरेशन रूम के बाहर इंतजार करने वाला हर मिनट और हर सेकंड उन्हें एक सदी जैसा लग रहा था। ऑपरेशन रूम का दरवाज़ा कई बार खुला और बंद हुआ, नर्सें अंदर बाहर भाग रही थीं। आर्यन सिंघानिया का दिल तेजी से बैठ गया जब उसने उनके चेहरों पर गंभीर और टेंशन भरे एक्सप्रेशन देखे। नैना शर्मा, वह मर नहीं सकती। उसने अभी तक उसे उसके सवाल का जवाब नहीं बताया है। उसने अभी तक इस बारे में ठीक से सोचा नहीं है। क्या वह उसे जाने दे सकता है और उसकी इच्छा पूरी कर सकता है? उसने अभी तक उसे नहीं बताया है कि वह उससे कितना प्यार करता है। वह कैसे मर सकती है? उसे मरना नहीं चाहिए। नैना शर्मा, अगर तुम में मरने की हिम्मत है तो मैं तुम्हें कभी नहीं जाने दूंगा। कुछ देर बाद ऑपरेशन रूम की लाइट आखिरकार चली गई। दरवाज़ा धीरे से खुला और डॉक्टर चोपड़ा बाहर निकलते हुए अपना मास्क उतार दिया। अध्याय 418 चोरी हुई खुशियां 2। आर्यन सिंघानिया ने धीरे से अपना सिर उठाया। उसकी गहरी आंखें सीधे डॉक्टर चोपड़ा को घूर रही थीं। वे इतनी गहरी और गहरी थीं कि डॉक्टर चोपड़ा उनमें हल्का सा कांपना भी देख सकते थे। उन्हें पता था कि वह मेंटल ब्रेकडाउन के कगार पर हैं। डॉक्टर चोपड़ा ने कुछ सेकंड के लिए उसे देखा और धीरे से कहा, ऑपरेशन के दौरान मिस शर्मा का दिल कुछ देर के लिए धड़कना बंद हो गया था। हमने उन्हें बचाया, उसके बाद खून का थक्का हटा दिया गया है। वह फिलहाल खतरे से बाहर हैं। हालांकि वह जाग पाएंगी या नहीं यह उन पर निर्भर करेगा। वह जाग सकती है या नहीं यह उस पर निर्भर था। आर्यन सिंघानिया ने उसे हैरानी से देखा, जैसे उसे समझ नहीं आया कि उसने क्या कहा। डॉक्टर चोपड़ा ने आह भरी। बॉस सिंघानिया, अब आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। मिस शर्मा की जीने की इच्छा बहुत मजबूत है। वह जल्द ही जाग सकती हैं। शायद इस दुनिया में सबसे डरावनी चीज़ अनिश्चितता थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि यह लोगों को बहुत उम्मीद दे सकती थी, लेकिन यह उस उम्मीद को बेरहमी से कुचल भी सकती थी। वह शायद शब्द बिल्कुल भी सुनना नहीं चाहता था। मुझे पक्का जवाब चाहिए। मैं चाहता हूं कि वह जाग जाए। डॉक्टर चोपड़ा ने अपने सामने लंबे और मजबूत शरीर को देखा, लेकिन वह बहुत कमज़ोर था। अगर वह कर सकते तो वह उसे पक्का जवाब देना चाहते थे, लेकिन बदकिस्मती से वह सिर्फ एक डॉक्टर थे, भगवान नहीं। बॉस सिंघानिया, अगले 72 घंटे बहुत ज़रूरी होंगे। इस दौरान उसके जागने की सबसे ज़्यादा संभावना है। अगर वह नहीं जागती है तो चलो नैना के बारे में बात करते हैं। डॉक्टर चोपड़ा ने अपनी बात पूरी नहीं की, लेकिन उनका मतलब साफ था। योजक चिन्ह। नैना शर्मा को इंटेंसिव केयर यूनिट में भेजा गया। आर्यन सिंघानिया ने डस्ट प्रूफ सूट पहना और अंदर चला गया। नैना शर्मा के शरीर पर हर तरह के इंस्ट्रूमेंट लगे हुए थे। वह ठंडी आवाज़ वार्ड में गूंज रही थी। आर्यन सिंघानिया बिस्तर के पास कुर्सी पर बैठ गया। उसने हाथ बढ़ाकर धीरे से नैना शर्मा का हाथ ढक लिया। उसने धीरे धीरे उसे भींच लिया। उसका हाथ नैना शर्मा के हाथ से भी ज्यादा ठंडा था। नैना,
आर्यन सिंघानिया ने भारी आवाज में अपना मुंह खोला। पहले तो उसे उससे बहुत कुछ कहना था, लेकिन इस समय वह सिर्फ उसका नाम पुकार सकता था। उसकी आवाज़ बहुत धीमी और गहरी थी। उसे डर था कि अगर वह जोर से बोलेगा तो वह उससे डर जाएगी और उसकी आंखों के सामने से गायब हो जाएगी। उसे अपनी जिंदगी में कभी किसी बात का अफसोस नहीं हुआ था। उसने सोचा था कि उसे अपने किए पर कभी अफसोस नहीं होगा, लेकिन अब उसे पता था कि उसे हमेशा ही इसका अफसोस होता था। उसे इस बात का अफसोस था कि 3 साल पहले उसकी बेरुखी और मजाक के आगे वह गुस्से में चला गया था। उसे इस बात का अफसोस था कि 3 साल बाद जब वह उससे दोबारा मिला तो उसने अपने दिल की नहीं सुनी और उसे गले नहीं लगाया। उसे सबसे ज्यादा अफसोस इस बात का था कि परी के पास इस जिंदगी में नैना शर्मा का हाथ थामने का मौका था, लेकिन उसने बेरहमी से बदला लेने का फैसला किया। लालच एक सांप के हाथी को निगलने जैसा था। पहले तो उसने सोचा कि उसके लिए उसे पाना ही काफ़ी है, भले ही वह उससे प्यार न करती हो। लेकिन जब वह सच में उसके पास थी तो वह उसका दिल जीतने के अलावा कुछ नहीं कर सका। फिर उसने सबसे बेवकूफ़ी भरा तरीका अपनाया ताकि जिस इंसान से वह प्यार करता था उसे और दूर धकेल सके। नैना, तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी बदकिस्मती मुझसे मिलना था, है ना? मैं हमेशा ये बात मानने को तैयार नहीं रहा। मुझे लगा कि अगर मैंने यह बात नहीं मानी तो ये होगा ही नहीं। इस तरह मैं खुद को और दूसरों को धोखा देता रहूंगा। नैना, तुम्हें अभी भी याद है, तुमने कहा था कि तुम यश गोयल के साथ रहना चाहती हो, लेकिन मैंने तुम्हें अभी तक कोई जवाब नहीं दिया है। जब तक तुम जाग जाओगी, मैं तुमसे वादा करता हूं कि मैं तुम्हें जाने दूंगा। मैं तुम्हें जाने दूंगा, समझी? अध्याय 419। 419 चोरी हुई खुशियां 3। नैना शर्मा वहां चुपचाप सो रही थी। उसकी दुनिया हर चीज से अलग थलग लग रही थी। वह अनजान थी और उसे कुछ महसूस नहीं हो रहा था। आर्यन सिंघानिया ने उसका हाथ पकड़ा और दर्द से उसका सिर नीचे कर दिया। अगले 3 दिनों तक नैना शर्मा का कोई रिएक्शन नहीं हुआ। अगर डिवाइस अभी भी उनकी हार्टबीट नहीं दिखा रहा होता तो ऐसा लगता था कि असल में वही गायब हुई थीं। आर्यन सिंघानिया पूरे समय वार्ड में थे, लगभग बिना आराम किए उनके साथ थे। 72 घंटे के आखिरी समय में आर्यन सिंघानिया अचानक आइसोलेशन वार्ड से बाहर आ गए। असिस्टेंट विक्रम, जो बाहर गार्ड के तौर पर खड़ी थी, तुरंत अपनी कुर्सी से उठी और आर्यन सिंघानिया को बाहर आते देख हैरानी से देखने लगी। आखिरी घंटे में बिग बॉस यंग मैडम के साथ अंदर क्यों नहीं रहे? वे बाहर क्यों आए? आर्यन सिंघानिया की गहरी नज़रें असिस्टेंट विक्रम पर पड़ीं। उसकी नज़र गहरी थी। वह 1 सेकंड के लिए रुका और बोला, तुम यहीं रहो और नैना का ध्यान रखो। अगर कुछ होता है तो मुझे तुरंत बताना। असिस्टेंट विक्रम ने सिर हिलाया। मैं समझ गया, लेकिन बॉस सिंघानिया, क्या आप यहीं नहीं रुकेंगे? आर्यन सिंघानिया ने कुछ नहीं कहा। उसकी गहरी आंखें असिस्टेंट विक्रम से हटकर फिर से ट्रांसपेरेंट कांच की खिड़की से अंदर उस दुबले पतले आदमी को देखने लगीं। जैसे ही उसने अपने पैर उठाए और चली गई, उसकी आंखों में कुछ चमक गया। आर्यन सिंघानिया कार चलाकर उस चर्च में पहुंचे जहां नैना शर्मा उन्हें पहले ले गई थीं। रात हो चुकी थी और चर्च उस दिन से ज्यादा शांत था जिस दिन वे आए थे। इतनी शांति थी कि वे उसके कदमों की आहट और उसके दिल की धड़कन सुन सकते थे। वह यीशु के सामने चला और चर्च की दीवार पर लगी घड़ी की ओर देखा। 72 घंटे में केवल 10 मिनट बाकी थे। उसने अपने घुटने मोड़े और धीरे धीरे यीशु के सामने घुटनों के बल बैठा, अपने हाथ जोड़े और अपनी आंखें बंद कर लीं। उसने कभी भगवान या किस्मत पर विश्वास नहीं किया था। उसे सिर्फ खुद पर विश्वास था। लेकिन अब वह यह मानना चाहता था कि इस दुनिया में एक भगवान है जिसके पास इतनी ताकत है कि वह हालात बदल सकता है और उसकी नैना को बचा सकता है। हे भगवान, अगर आप सच में हैं तो प्लीज़ नैना को मुझसे मत छीनिए। मैं बदले में आपको अपना सब कुछ दे सकता हूँ, भले ही इसके लिए मुझे आपकी जान के बदले अपनी जान देनी पड़े। नैना, क्या तुमने सुना? अगर तुम मुझसे नफरत करती हो, तुमसे अपने बच्चे को छीनने के लिए मुझसे नफरत करती हो, तो जाग जाओ। तभी तुम मुझसे बदला ले सकती हो और अपने बच्चे को इंसाफ दिला सकती हो। जब तक आप जागते हैं, आप जो चाहें कर सकते हैं। मैं तुमसे विनती करता हूँ, मुझे मत छोड़ो, ईशा। समय बेरहमी से बीतता गया। आर्यन सिंघानिया वहीं घुटनों के बल बैठा गिड़गिड़ाता और प्रार्थना करता रहा। आखिरी सेकंड में उसने अपनी आंखें खोली और घड़ी की तरफ देखा। सेकंड की सुई उसकी आंखों के सामने घूमती रही। उसकी आंखों की रोशनी बुझ गई, धुंधली हो गई और खत्म हो गई। नैना शर्मा, क्या तुम सच में इतनी बेरहम हो कि उसे ऐसे छोड़ दोगी? उनका बच्चा पहले ही जा चुका है और आप भी जा रहे हैं। क्या मैं अकेला रह जाऊंगा? क्लैंग 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 क्लैंग। आखिरकार घड़ी में आधी रात हुई, जो आर्यन सिंघानिया के कानों में गूंज रही थी। वह वहीं घुटनों के बल बैठ गया, मानो एक अकड़कर मूर्ति बन गया हो, और एक पल में उसकी जान चली गई। योजक चिन्ह। हॉस्पिटल की तरफ वार्ड में इंस्ट्रूमेंट ने अचानक बीप की, जिससे बाहर गार्ड कर रहे असिस्टेंट विक्रम चौंक गए। वह चौंक गए और अचानक खड़े हो गए। उन्होंने वार्ड में नैना शर्मा को देखा।
वह अभी भी चुपचाप सो रही थी, लेकिन जिस हॉट इंस्ट्रूमेंट से वह जुड़ी थी उसकी आवाज़ और तेज़ होती जा रही थी। उन्हें पूरे शरीर में ठंडक महसूस हुई और वह जल्दी से डॉक्टर को बुलाने गए। अध्याय 420 चोरी हुई खुशियाँ 4। रात ठंडी थी और आर्यन सिंघानिया का शरीर धीरे धीरे ठंड की एक परत से ढक गया था। अचानक उसका फ़ोन बजा और आर्यन सिंघानिया कुछ देर तक कुछ कह नहीं पाया। काफ़ी देर बाद उसने अपनी तनी हुई आंखें घुमाईं और आखिरकार उसे एहसास हुआ कि उसका फ़ोन बज रहा है। आर्यन सिंघानिया की आंखें सिकुड़ गईं और हाथ कांपने लगे। उसने जेब से फ़ोन निकाला और स्क्रीन पर असिस्टेंट विक्रम का नाम दिखाई दिया। आर्यन सिंघानिया की उंगलियां ठंडी और अकड़ गई थीं। उसने आंसर बटन कई बार दबाया, तब जाकर उसे सही जवाब मिला। उसकी आवाज़ किसी बूढ़े आदमी की तरह भारी थी, बहुत ज़्यादा डर और बेचैनी के साथ। हेलो। दूसरी तरफ से असिस्टेंट विक्रम ने कुछ कहा और आर्यन सिंघानिया की आंखों का अंधेरा अचानक चमक उठा। योजक चिन्ह। नैना शर्मा ऑपरेशन टेबल पर लेटी हुई थीं और उन्हें महसूस हो रहा था कि एनेस्थेटिक सुई धीरे धीरे उनके शरीर में इंजेक्ट की जा रही है। उन्होंने धीरे धीरे अपनी आंखें बंद कर लीं और अपनी चेतना को धीरे धीरे खोने दिया। कहा जाता है कि इंसान अपने जीवन के आखिरी पल में उस इंसान से मिलता है जिसे वह सबसे ज़्यादा प्यार करता है, और उसने आर्यन सिंघानिया को देखा। उसने स्टेज पर सफ़ेद कपड़ों में एक हैंडसम और कूल नौजवान को मुस्कुराते हुए देखा। आर्यन सिंघानिया, वह बुदबुदाया। फिर वह अंधेरे और उलझन में डूब गई। ऐसा लगा जैसे वह समय के ट्रैक पर खड़ी थी और इतने सालों में उसके और आर्यन सिंघानिया के बीच जो कुछ भी हुआ था उसे देख रही थी। वह वही था जिसे वह सबसे ज़्यादा प्यार करती थी, जिसे वह कभी नहीं भूल सकती थी और जिसने उसे सबसे ज़्यादा दर्द और तकलीफ दी थी। अपने प्यार को पाने की राह पर वह सावधानी से चल रही थी, लेकिन ज़मीन पर बिखरे गुलाब उसे अब भी चुभ रहे थे। वह इन दुख भरे बीते दिनों को याद नहीं कर पा रही थी। वह चाहती थी कि कुछ भी न हुआ होता। इस तरह उसका बच्चा नहीं मरेगा और वह उस व्यक्ति से नफरत नहीं करेगी जिससे वह इतना प्यार करती थी। नफरत करना प्यार से ज़्यादा मुश्किल था, खासकर तब जब आपको उस इंसान से नफरत करने की पूरी कोशिश करनी पड़ती थी जिससे आप बहुत प्यार करते थे। ये प्यार से ज़्यादा दर्दनाक था, इसीलिए वह उसे भूलना चाहती थी। वह उसे पूरी तरह से भूलना चाहती थी। अगर उसे बेबसी का पुल पार करना होता तो वह उस भूलने की देवी से भूलने की देवी के सूप के कुछ और कटोरे ज़रूर मांगती ताकि उसकी सारी यादें धुल जाएं। आसपास का नज़ारा तेज़ी से बदल गया। वह एक अंधेरे कमरे में पहुंची। जब वह खो गई तो अचानक उसके सामने एक दरवाज़ा खुल गया। उस तरफ से रोशनी अंदर आए और नैना शर्मा ने अनजाने में अपनी आंखें सिकोड़ लीं। रोशनी में दरवाजे के पीछे एक छोटी सी आकृति खड़ी थी, टेढ़ी आंखों से उसे देखकर मुस्कुरा रही थी। उसने पुकारा, मम्मी 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 परी। नैना शर्मा हैरान रह गईं। उनकी काली पुतलियां अचानक सिकुड़ गईं। वह बिना पलकें झपकाए उस छोटी सी आकृति को देखती रहीं। उन्हें डर था कि अगर उन्होंने पलकें झपकाईं तो उनका बच्चा फिर से गायब हो जाएगा और वह उसे ढूंढ नहीं पाएंगी। माँ इधर आओ, माँ इधर आओ। बच्चे ने अपने छोटे छोटे हाथ हिलाए और उसे पुकारता रहा। नैना शर्मा ने अनजाने में अपने पैर उठाए और उसकी ओर चल पड़ी। क्या उसके बच्चे, ईशा और बाकी लोग आखिरकार हमेशा के लिए साथ रहने वाले थे? नैना शर्मा के होंठों के कोने अनजाने में ऊपर उठ गए और उनकी चाल भी तेज हो गई। बच्चा दरवाजे पर खड़ा था और उसने अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाया। नैना शर्मा भी हाथ बढ़ाते हुए चल रही थीं। जैसे ही उसका हाथ बच्चे के छोटे से हाथ को छूने वाला था, उसे अचानक एक जानी पहचानी आवाज़ सुनाई दी। नैना शर्मा, तुम मर नहीं सकती। नैना शर्मा, तुम मुझे पीछे नहीं छोड़ सकती। नैना शर्मा, कृपया। नैना शर्मा, कृपया। उसकी आवाज़ रोने और शिकायत करने जैसी थी, जो उसके कानों में गूंज रही थी, एक महीन और घने जाल की तरह, उसे अपने अंदर लपेटे हुए, जिससे वह हिल भी नहीं पा रही थी, एक कदम भी आगे नहीं बढ़ पा रही थी।